बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल में सबसे पहले सामान्य परिचय और बहुत सारे मैप्स एंड ओवरव्यू देख लेंगे। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार देखेंगे। राजस्थान का भौतिक विभाजन एवं भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक प्रदेश जो भी हैं, फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल रीजन। उसके बाद में राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ। उसके बाद में झीलें, तालाब, बावड़ियाँ, जितने भी अपने जो वाटर स्टोरेज के लिए जो बनाए गए हैं, झीलें, तालाब और बावड़ियाँ जो फेमस हैं, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सिंचाई परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं नेक्स्ट टॉपिक के लिए लिए जाएंगे। उसके बाद में जलवायु, क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु अलग अलग रीजन्स में चेंज भी होती है और ओवरव्यू में कैसी रहती है ये। राजस्थान की मिट्टियाँ, कृषि, राजस्थान में कृषि ये अपने आप में टॉपिक होगा। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे। देखिए जैसे कि ये कृषि वाला मुद्दा है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी आता है। ओके, तो इसे उस तरीके से कवर किया जाएगा कि ये इकोनॉमिक्स में भी कवर हो और ज्योग्राफी में भी कवर हो, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये जो टॉपिक ये आ रहे हैं यहाँ पे, पशु संपदा, खनिज संपदा, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, पर्यटन स्थल एवं व्यापार, ये इकोनॉमिक्स में भी आते हैं और ज्योग्राफी में भी आते हैं। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स की अलग से प्ले लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, ज्योग्राफी के अंदर ही शामिल कर रहा हूँ। तो ये इकोनॉमिक्स में भी आपको शामिल हो जाएंगे ये वाले टॉपिक जो हैं, पशु संपदा, खनिज संपदा, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, पर्यटन स्थल एवं पर्यटन और व्यापार, ये जो है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान की जनजातियाँ, जातियाँ एवं जनजातियाँ, अब ये अपने आप में आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। तो आर्ट एंड कल्चर का और ज्योग्राफी का दोनों को कंबाइंड करते हुए उस तरीके का लेक्चर बना दिया जाएगा कि आपको एक ही वीडियो में उसे आर्ट एंड कल्चर में मान लो या ज्योग्राफी में मान लो, सब उसमें कवर हो जाएगा। ओके, मतलब बार बार अलग से वीडियो नहीं बनेंगी। जैसे कि ये जो टॉपिक मान लीजिए आप ऊर्जा संसाधन, ये अपने आप में इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी है, तो ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। अब मैं इसे कंबाइंड में पढ़ाते हुए सारी चीजें कवर कर लूंगा, तो अलग अलग वीडियो नहीं बनेंगी, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में कुछ एक इंपॉर्टेंट अगर छूट जाते हैं, राजस्थान की भूगोलिक संरचना, इंटीरियर कैसा है राजस्थान का। उसके बाद में जल संरक्षण एवं संग्रहण, अब ये इंपॉर्टेंट है मेंस की दृष्टि से, और प्रीलिम्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है इससे रिलेटेड कि कई कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं इन चीज़ों के, टाँका वगैरह इस तरीके से, तो वो जल संग्रहण एवं जल संरक्षण में शामिल किया जाएगा। सूखा एवं अकाल, राजस्थान में सूखे और अकाल की समस्या है। ओके, मरुस्थलीकरण, उसे रोकने के लिए क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए गए। राजस्थान विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम, बहुत सारे स्पेशल रीजन्स हैं जैसे डांग क्षेत्र विकास, ठीक है, तो मेवात क्षेत्र, इस तरीके के इनके विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए। और अगर कोई और टॉपिक बचेगा वो यहाँ लास्ट में कवर हो जाए। नमस्कार। अपना राजस्थान जी के नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 जो है वो सबके लिए मैंने एक ओवरव्यू में दिया था, जिसमें मैंने राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी एंड राजस्थान की कल्चर का एक ही साथ में मैंने सिलेबस और ओवरव्यू दे दिया था। ओके, तो स्थिति एवं विस्तार वाला लेक्चर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ आपको कि हमारी अप्रोच कैसी रहती है। हमारी अप्रोच में हम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, नोट्स एंड ई बुक दे रहे हैं। अब नोट्स कैसे, हैंड रिटन नोट्स, जो मैं अपने हाथों से अच्छे तरीके से मैप बनाते हुए, इमेज बनाते हुए डिजाइन करता हूँ, वो हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके अलावा डिस्कशन वीडियो, यानी ओल्ड ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सो हर टॉपिक के 50, 60, 100 से ऊपर सवाल होते हैं। जैसे कि अपना राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, अब इसमें 100 से ज़्यादा हम सवाल छांट के लेके आए हैं, अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसका डिस्कशन वीडियो। तो मतलब आप जब ये सारी चीज़ें कर लोगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो किसी भी कंडीशन में उससे बाहर नहीं आने वाला है। वीडियो लेक्चर में सारी चीज़ें ओवरव्यू में बता दी जाएँ, नोट्स एंड ई बुक में कुछ भी नहीं छोड़ा जाए। अगर गलती से कुछ बच भी गया है तो वो सब अपना किस में हो जाएगा, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन में ये कवर हो जाएगा। बाद में आपकी प्रैक्टिस के लिए क्यूज मिल जाएगी, और उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज जो है हम शुरू कर रहे हैं आरएस एग्जाम की। तो ये सब अगर आप कर लोगे तो मेरे हिसाब से इनसे बाहर जाने का कोई भी सवाल नहीं उठता है सवाल में। ओके, वीडियो लेक्चर यहाँ पे आपको लिए दिया जा रहा है। नोट्स और ई बुक मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे नोट्स कैसे हैं। देखो, ये शुरुआत में जो मैंने हाथों से बनाए हुए ये मेरे नोट्स हैं शुरुआती 8-10 पन्नों में। उसके बाद में ई बुक, जिसे बोलते हैं हम टाइपिंग करा के बनाई गई ई बुक होती है। ओके, तो यहाँ से ई बुक शुरू है अपनी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, डाटा जो है वो टाइप करा के यहाँ पे डाला गया है।
तो ये भी काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, कुल मिला के 40 पन्नों में ये। और लास्ट में मैंने भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड जितने भी सवाल पुरानी ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे समाहित कर लिए हैं। तो करीब करीब 100 से ऊपर जो है वो शामिल है। अब आपके लिए इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो यहाँ पे पहला लेक्चर है, इसलिए यहाँ पे फ्री दी जाएगी आपके लिए। नीचे जो गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। बाकी ये जो पीडीएफ का, क्यूज का और टेस्ट सीरीज का जो वर्जन है वो पेड स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो इस तरीके से अपनी ये लेक्चर्स जो रहेंगे वो हर टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, तो जिसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। आज का ये जो लेक्चर है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, इसमें फुल लेक्चर जो है वो मिल ही रहा है आपको। फुल लेक्चर तो आपको हमेशा मिलते रहेंगे यूट्यूब पे। ओके, डिस्कशन वीडियो जो है वो पहली वीडियो की फ्री दी जाएगी आपको, और उसकी पीडीएफ जो है वो भी फ्री दी जाएगी, ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि हम कितना अच्छा बेटर आपके लिए लेके आ रहे हैं। ओके, बाकी वीडियो लेक्चर आएंगे वो यूट्यूब पे फ्री रहेंगे। ओके, क्यूज और टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे मिलेंगी। स्थिति एवं विस्तार का लेक्चर कैसे डिजाइन किया है मैंने, सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, जैसे कि अपने भारत की उत्पत्ति पढ़ी थी हमने इंडिया ज्योग्राफी कोर्स में, सेम उसी तरीके से, क्योंकि भारत की उत्पत्ति जैसे हुई है वैसे ही राजस्थान उसी का हिस्सा है। ओके, ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार क्या है, राजस्थान किस साइड में है, कौन सी दिशाओं में है, ये सब, पड़ोसी देश एवं राज्य, उसके अलावा जिले एवं संभाग, और मैप की प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप की प्रैक्टिस। शुरुआत में आप जितना मैप की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक दो मैप जो है मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कैसे बनाया जाता है। ओके, तो इतना ध्यान रखना, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सबसे पहला काम आप कर लेना राजस्थान का मैप बनाने की प्रैक्टिस। बस अगर आप राजस्थान का मैप बनाना सीख जाओगे, 33 जिलों की लोकेशन बनाना सीख जाओगे, उनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बनाने लग जाओगे, तो आपका 20-30% काम आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, बहुत सारे मैप आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, तो इस पीडीएफ में बहुत सारे ब्लैंक मैप मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे गए हैं। ओके, ये क्रैश कोर्स नहीं है, फुल कोर्स है, जिसमें एक एक टॉपिक के लिए आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा दिया जाएगा, और उसकी डिस्कशन वीडियो के लिए भी 1-1.5 घंटा दिया जाएगा, ताकि उससे बाहर कोई सवाल नहीं आए। ओके, ई बुक, नोट्स और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप कवर कर लेते हो तो उनसे बाहर का कोई चांस ही नहीं रहता। ओके, तो ओवरव्यू में शुरुआत करते हैं। राजस्थान की ओवरव्यू पहले भी बता चुका हूँ, राजस्थान किस दिशा में स्थित है ये भी बताया, बट दोबारा से यहाँ देखते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड के मैप में। ओके, देखो, पोजीशन याद करने के लिए, किसी भी देश की या किसी भी स्थान की स्थिति याद करने के लिए वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने मिलकर के एक सिस्टम चलाया था, जिसमें पूरी पृथ्वी को अलग अलग रेखाओं में बांट दिया था, जिन्हें अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहा गया था। यानी कि जब मैंने बताया था आपको, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से पृथ्वी है, ये मैंने गोल बना दिया पृथ्वी को, एक्चुअली में सर्किल नहीं है, पृथ्वी जो है वो गोला के समान है। अब यहाँ से जो 3D बना नहीं सकता, तो 2D में मैंने यहाँ पे इसे गोल मान के चल रहे हैं। ओके, 3D का मतलब आप जानते ही हैं कि इस तरीके से गोल, जो ग्लोब की तरह। अब इसको वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांट दिया, इस तरीके से बीचों बीच में से बांट दिया, और भू को मध्य से काट रही है, तो इसलिए इस रेखा का नाम उन्होंने रख दिया भूमध्य रेखा। ओके, इस रेखा का नाम रख दिया भूमध्य रेखा, या दूसरा नाम रख दिया 0 डिग्री अक्षांश। ओके, 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके ऊपर की साइड में कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। नीचे की साइड में कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। उत्तर वाले जितने भी अक्षांश होंगे उन्हें बोला जाएगा उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले जो अक्षांश होंगे उन्हें बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश। ओके, मैं इसमें गहराई से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ क्रैश कोर्स में भी, और आगे जब फुल कोर्स आएगा तभी भी पूरा टाइम दिया जाएगा। बस यहाँ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ओके, अब पृथ्वी को बीचों बीच में से काट करके ये तो कर दिया उन्होंने वैज्ञानिकों ने, उत्तर अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अब उसके बाद में ऊपर से नीचे भी पृथ्वी को काटने के लिए उन्होंने एक जगह का डिसाइड किया, वो तो इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक शहर से उन्होंने एक रेखा बनाई, जिसे बोल दिया उन्होंने देशांतर रेखा। ओके, देशों में अंतर करने के लिए रेखा बनाई, देशांतर रेखा। तो यहाँ ग्रीनविच से जो जा रही है उसे 0 डिग्री देशांतर। अब इस साइड में कौन सी दिशा है, ये पूरब है, तो इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और इस साइड में कौन सी दिशा है, पश्चिम है, तो इसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ओके, तो जैसे ये पृथ्वी का भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में काट देती है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोले का आधा क्या हुआ, गोलार्ध। और अगर वो ऊपर का है तो उत्तर दिशा में है तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे का है तो दक्षिणी गोलार्ध। ओके,
तो अब इस मैप में अगर हम देखें इंडिया की स्थिति, तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो, बहुत आसानी से आप इंडिया का मैप स्थिति जो बता सकते हो। देखो इस जगह से जो है वो अपनी भूमध्य रेखा निकल के जा रही है। ओके, ये मैप में आप बोल रहे होंगे सर ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है नीचे वाला कम है, बाकी नीचे की साइड में यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से वर्ल्ड का मैप इस तरीके से होता है। ओके, ये 2D है, बाकी ओरिजिनलिटी होती है 3D। अपने ज्योग्राफी वाले कोर्स में मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे उन चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देखा तो ज्योग्राफी वाले कोर्स देख लेना। ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके भारत कौन सी दिशा में लग रहा है आपको, ऊपर की साइड में, तो यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में, ये तो क्लियर हुआ। अगर हम ग्रीनविच रेखा और बना लें, ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, इसके कौन सी दिशा में, यानी ये पूर्वी दिशा में, इधर की साइड में, इधर की साइड में पश्चिमी है। तो भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ओके, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान विश्व के कौन सी दिशा में है, तो भारत का ही हिस्सा है राजस्थान। तो विश्व की मैं अगर बात कर रहा हूँ, विश्व की तुलना में राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान तो यहीं पे इस जगह पे। ओके, बीचों बीच में, मैं इसमें दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे राजस्थान है। अगर विश्व के कंपैरिजन में पूछा जाए तो भी भारत, राजस्थान की स्थिति वही आएगी जो भारत की स्थिति है। तो कौन कौन सी स्थिति आई, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है। या इसे आप ये भी बोल सकते हो कि विश्व के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में अपना भारत है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। राजस्थान की स्थिति भी ध्यान रखना विश्व की तुलना में, ठीक है। अगर हम राजस्थान की स्थिति भारत के कंपैरिजन में देखें, ओके, ये अपना इंडिया है। ओके, इंडिया का अगर हम सेंटर मान के चलें, हम मान के चल रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र से, इधर की साइड में कौन सी दिशा हुई, पूरब, इधर की साइड में पश्चिम, ऊपर की साइड में उत्तर, नीचे की साइड में दक्षिण। ओके, अब आप खुद से ही सोचिए कि भारत जो है वो, राजस्थान जो है वो भारत के किस दिशा में आपको नजर आ रहा है। ये उत्तर है और ये कौन सी है, पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है, ठीक है। उत्तर और पश्चिम दिशा में जो है वो अपना राजस्थान है भारत में। अब ये हुआ भारत में कहाँ पे पोजीशन हुई राजस्थान की, उत्तर और पश्चिम। कीप इट इन माइंड, इस चीज को गहराई से ध्यान रखना कि राजस्थान की स्थिति भारत में कौन सी दिशा में आ रही है, उत्तर एवं पश्चिम में। ओके, और राजस्थान की स्थिति विश्व में कौन सी दिशा में आ रही है, उत्तर एवं पूर्व में। जो स्थिति विश्व में भारत की है वही स्थिति राजस्थान की हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर, तो कौन सी है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। नॉर्मली यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, उत्तर पश्चिम वाला। ओके, ये मैप है, इसे आगे हम डिस्कस दोबारा करेंगे। स्थिति की बात करें तो ये मैंने मैप आपको बता दिया गया, इस तरीके से मैंने इसे बांटा भारत को, और ये कौन सी दिशा आ गई, उत्तर और पश्चिम। ओके, अगर भारत के पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान, तो उसकी सीमा जो है अपने राजस्थान से लग रही है। ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, विस्तार की बात करें, विस्तार हम कंपेरिजन के थ्रू करेंगे। पहले हम इंडिया का देखते हैं और उसके बाद राजस्थान का देखेंगे, बट वहां चलने से पहले हम भौगोलिक निर्माण देख लेते हैं कि कैसे जो है वो भारत का निर्माण हुआ। ज्योग्राफी वाले कोर्स में बताया मैंने, इंडिया ज्योग्राफी वाले कोर्स में, कि पृथ्वी जो है उसकी ऊपरी सतह जो विभिन्न विभिन्न प्लेटों की बनी हुई है। ओके, ऊपर वाली जो सतह है अलग अलग प्लेटों का, उसमें निर्माण हुआ है। अब ये प्लेटें जो है वो नीचे लावा पर तैर रही हैं और एक दूसरे से या तो दूर जा रही हैं प्लेटें, या एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। अब ये जो थ्योरी है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बोला जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे बड़े कॉन्सेप्ट वाले सिद्धांत हैं, उनमें से एक है। अब इसे डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना हूँ, बट ये मान के चल लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी की ऊपरी सतह है। अब ये पृथ्वी की ऊपरी सतह अलग अलग प्लेट बनी हुई है, और ये जो है पृथ्वी की अलग अलग प्लेटें, नीचे की साइड में ये लावा है, उस लावा पे तैर रही हैं, या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास में आ रही हैं। इस तरीके का सिस्टम है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो आज से 14 करोड़ साल पहले, ये अपना पृथ्वी में बना देता हूँ गोला के रूप में, 13-14 करोड़ साल पहले पृथ्वी जो थी वो एक स्थल था, पूरा पृथ्वी पे एक ही स्थल था जिसे हम बोला जाता था पेंजिया, यानी एक ही महाद्वीप था जिसे हम बोलते थे पेंजिया महाद्वीप। ओके, और पानी जो था वो एक साथ में कनेक्टेड था इस तरीके से। तो उस पानी का जो नाम दिया जाता था प्राचीन समय पे, वो जो था इस तरीके से, वो पेंथालासा सागर बोला जाता था। उसे क्या बोला जाता था, पेंथालासा सागर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पेंजिया टूटना शुरू हुआ। ओके, पेंजिया टूटना शुरू हुआ तो पेंजिया के दो भाग बन गए। नीचे की साइड वाला जो हिस्सा हुआ उसे बोला गया गोंडवाना लैंड। ओके, और ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ उसे बोला गया अंगारा लैंड। ओके,
तो ये दो भाग अलग अलग हो गए, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अब ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है वो काम कर रही है, अलग अलग प्लेटों में पृथ्वी बंटने वाली है। अब नीचे वाला जो अंगारा लैंड है वो भी अलग अलग प्लेटों में बट गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरीके से अलग अलग प्लेटों में बट गया। ऐसे ही ऊपर वाला अपना अमेरिकन प्लेट, उसके अलावा यूरेशियन प्लेट, अलग अलग प्लेटों में वो भी बट गया। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। अब ये प्लेटें जो है वो चलने लगती हैं, तो अपनी इंडियन प्लेट जो है वो अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा आती है इस तरीके से, और अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर के इस साइड में चलने लगती है, धीरे धीरे चलती आती है 5 करोड़ साल में। और 1 करोड़ साल पहले जो आकर के ऊपर की साइड में यूरेशियन प्लेट बनी हुई थी, तो इस यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। जैसे ही टकराती है तो उस समय वहां पे निर्माण होता है किसका, हिमालय पर्वतमाला का। ओके, और इधर की साइड में हिंदू कुश पर्वतमाला का। तो यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ, और भारत का जो वर्तमान फॉर्मेशन है वो शुरू हुआ। पहले जो था भारत अलग था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। मेडागास्कर नाम का अगर देश आपने सुना हो तो वो भी किसी समय पे भारत का ही हिस्सा होता था। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार यहाँ पे बोल देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से इसकी व्याख्या की जाती है। पूर्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत। ओके, पहले इसका मतलब पहले जो था भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट की तरफ चलना शुरू किया, बाद में इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गई। करीब 5 करोड़ वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट ने यूरोपियन प्लेट से टकराई, तो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण, तिब्बत पठार का निर्माण और धीरे धीरे उत्तर मैदान का निर्माण। ओके, जब ये टकराई तो उसमें क्या होता है कि एक प्लेट जो होती है दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। ओके, इंडियन प्लेट जो है वो नीचे की साइड में धंस गई, तो वहां पे पानी आ जाता है। जब एक साइड में, जैसे ये दो प्लेट हैं, इनमें से टकराने के बाद में एक प्लेट जो है वो नीचे की साइड में जाएगी, तो इंडियन प्लेट जैसे ही वो नीचे की साइड में जा रही है तो यहाँ पे इस जगह पे जो गड्ढा आ गया। अब इस गड्ढे को भरने के लिए थोड़ा सा पानी आ जाता है, तो वहां 33 सागर का निर्माण होता है। ठीक है, अब 33 सागर जो है वो धीरे धीरे नदियों के द्वारा जो निक्षेप लेकर के आए जाएंगे, बाद में हिमालय से जो नदियां निकल के आ रही हैं वो अपना साथ में मिट्टी लेके आएंगी, उस 33 सागर को भरती चली जाएंगी। ओके, उसके कारण जो निर्माण होता है वो हमारे उत्तर के मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन वाले क्षेत्रों पे जो बहुत उपजाऊ मैदान है उसका निर्माण होता है। तो 33 सागर के अवशेष के रूप में ये उत्तर के मैदानों का निर्माण होता है। बाकी जो इंडिया का पूरा हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है, क्योंकि जब वहां से चल के आ रहा है गोंडवाना लैंड तो उस समय ही राजस्थान का निर्माण हो चुका है। ओके, और अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो हुआ था रास्ते में चलते ही टाइम पे हो गया था। बीच में बहुत सारे ज्वालामुखी पड़े और उनके उद्गार के कारण बीच में वहां पे अपने अरावली पर्वतमाला का निर्माण हो चुका। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है, बहुत प्राचीनतम में शामिल किया जाता है। हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है। किसी समय अरावली पर्वतमाला हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन धीरे धीरे क्षरण हो गया अरावली पर्वतमाला का, तो अभी जो है ऊंचाई वो कम हो गई है। राजस्थान प्राचीनतम भूखंड है। राजस्थान के पश्चिमी व उत्तरी भाग जो है वो 33 सागर के अवशेष हैं, और अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस तरीके से अगर राजस्थान का मैं मैप आपके लिए बना देता हूँ, ओके, तो ये राजस्थान हुआ। तो इसका ये वाला हिस्सा जो मैदानी पुराने समय पे जो रेगिस्तान है, यहाँ पे उपजाऊ मैदान था, ये आपको समझ में आना चाहिए। पुराने समय पे रेगिस्तान वाले क्षेत्र से सिंधु नदी बहती थी आज से 2,500-3 हजार साल पहले, और उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ मैदान था। सिंधु घाटी सभ्यता जो सुनी है वो रेगिस्तान वाले क्षेत्र और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से अटैच थी। ओके, रेगिस्तान तो पिछले 1.5-2 हजार सालों में बना हुआ है वहाँ पे। ओके, उसके बाद में अगर बात करें तो ये पूर्व का जो मैदान है, पूर्वी मैदान, ये भी किसका हिस्सा है अपना, ये अपना 33 सागर के अवशेष का हिस्सा है। बाकी जो बचा हुआ स्थान है अरावली पर्वत का क्षेत्र, ओके, और अपना इधर की साइड में हार्डौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार, ये किसके हिस्से हो गए, गोंडवाना लैंड के हिस्से हो गए। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको याद रहना चाहिए कैसे भी करके। अपना अरावली पर्वतमाला और अपना ये अपना दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड, यानी नीचे वाला जो हिस्सा था उसका। और ये जो है वो 33 सागर के अवशेष हैं, पूर्वी उत्तरी पूर्वी मैदान और राजस्थान के पश्चिम भाग जो है वो 33 सागर के अवशेष हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति के लिए पहले तो भारत में क्या पोजीशन है यह मैं आपको बता दिया, उत्तर पश्चिम में स्थिति में पोजीशन है। ग्लोब क्या है ये भी मैंने बता दिया, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें अक्षांश व देशांतर का नाम दिया जाता है। ओके,
अब विस्तार में हम कंपेरिजन करेंगे। पहले हम देखेंगे भारत का विस्तार कहाँ है और उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार कहाँ है। ठीक है। अब जब मैंने इंडिया ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स कराया था उसमें एक एक बातें क्लियर बताई थी। तो इंडिया की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ओके, कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में। अगर ऊपर की बात करें तो मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। तो 8 डिग्री 4 से आपको याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है वो अपना इंडिया का विस्तार है। ये इंडिया का बता रहा हूँ, अभी राजस्थान का शुरू नहीं किया है क्योंकि कंपैरिजन करेंगे। अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है वो राजस्थान का इंडिया का विस्तार है। ओके, इंडिया का विस्तार की बात चल रही है। ओके, इंडिया का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आकृति चतुष्कोण के समान है। इस तरीके से आकृति, इंडिया की आकृति चतुष्कोण जैसी है। ओके, सेम आकृति अपने राजस्थान की निकल के आने वाली है। इंडिया का तिरंगा है, इंडिया का सिंबल है, नेशनल सिंबल। ओके, क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल हुआ? अपने इंडिया का। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है विश्व में देशों में, और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% जो है वो भारत में निवास करता है, और विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% के आसपास जो है वो भारत में निवास करती है। अब हम भारत में या पूरे विश्व में राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं, अक्षांश और देशांतरीय। ओके, तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो है वो अपने बांसवाड़ा में 23 डिग्री 3 मिनट। ओके, 23 डिग्री 3 मिनट ये अपने राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। ओके, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से बोला जाएगा। ओके, अगर हम उत्तरतम बिंदु की बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट। ओके, ये अपना श्रीगंगानगर में है। उसके बाद में हम पूर्वतम बिंदु की बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये अपने धौलपुर में है। और अगर पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट, ये अपने जैसलमेर में है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बनता है? आपको उत्तरी अक्षांश वाली लोकेशन पता होना चाहिए, यानी दक्षिणतम बिंदु पता होना चाहिए, उत्तरतम बिंदु पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पूर्वतम बिंदु पता होना चाहिए और पश्चिमतम बिंदु पता होना चाहिए, ये डिग्री में पता होना चाहिए। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक जो है वो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक देशांतरीय स्थिति है। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा सवाल क्या बनता है? अब ये जो रेखाएं जा रही हैं काल्पनिक रेखाएं। पहली बात तो ये जो काल्पनिक रेखाएं कौन कौन से गांव से, कौन कौन से तहसीलों से और कौन कौन से जिलों से है। जिले तो मैंने पहले ही बता दिए। अगर हम दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा। देखो कंफ्यूजन होता है कि डूंगरपुर नीचे होता है या बांसवाड़ा, तो डूबा नाम करके आप याद रखेंगे। तो डू और बा, डूंगरपुर थोड़ा सा ऊपर है, उसके नीचे बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा से होके यहाँ पे एक रेखा गुजर रही है जो दक्षिणतम बिंदु से होके जा रही है। काल्पनिक रेखा है, ये गुजर तो नहीं रही है। रेखाओं के बारे में मैंने बता चुका हूँ। ऐसी कोई रेखा जो है वो लाइन बनी नहीं हुई है कहीं पे भी, ये बनी ही नहीं हुई है। ये काल्पनिक रेखाएं अनुमान लगा के बताई गई हैं कि यहाँ के होके गुजरनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कौन सा गांव है आपको वो याद रखना है। बोरकुंड गांव है और कुशलगढ़ तहसील है और अपना बांसवाड़ा जिला है। बस ये आपको कैसे भी याद करना है, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। ऑब्जेक्टिव टाइप में यही सवाल पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में तो ऐसे सवाल पूछेंगे नहीं, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का दक्षिणतम गांव कौन सा है, तो बोरकुंड है। बाकी अपना 100 से ऊपर जो है वो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं डिस्कस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर उत्तर की बात करें तो श्रीगंगानगर जिला बताया था, तो कोड़ा गांव और तहसील भी जो है वो श्रीगंगानगर तहसील है। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में धौलपुर मैंने जिला बताया था, वहाँ पे सिलान गांव है। कौन सा गांव है? सिलान गांव है। और तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा तहसील है। ओके, ये भी आपको याद करने की कोशिश करनी है। बाकी मैप में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन आप देख लेंगे तो सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद में मैंने बात की थी अपना पश्चिमतम गांव कौन सा है, तो कटरा गांव और ये जैसलमेर तहसील के अंतर्गत
और जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। ओके, तो याद रखना है दक्षिणतम में बोरकुंड गांव है, उत्तरतम में कोणा गांव है, पूर्वतम में अपना सिलान गांव है और पश्चिमतम में अपना कटरा गांव है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। अब हम अगर बात करें उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये निकल के आती है 826 किलोमीटर। ओके, ये आपको याद करनी है। उत्तर से ऊपर से और नीचे तक का जो बिंदु है उनके बीच में अगर लंबाई नापनी है, ठीक है, तो 826 किलोमीटर निकल के आती है। और ऐसे ही सेम टू सेम पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु के बीच में दूरी बात करें तो 869 किलोमीटर निकल के आती है। तो ये भी सवाल बनते हैं कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, 869। एक सवाल ये भी बन सकता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच में जो लंबाई है उनमें अंतर क्या है, तो पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869। उसके अलावा अपनी उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826। इनके बीच में अंतर क्या रहा है, 43 किलोमीटर का। ओके, तो ये भी आप याद कर सकते हो, 43 किलोमीटर का अंतर आता है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक मैप दिया है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे तो पहली पीडीएफ जो है सबके लिए फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे लिंक है गूगल ड्राइव का, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है आपको। नीचे के बिंदु का डिग्री भी लिखना है, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट इस तरीके से। ऊपर के बिंदु का भी डिग्री लिखना है, 30 डिग्री 12 मिनट। ओके, और इस तरीके से इनके गांव के नाम भी लिखने हैं, बोरकुंड गांव और उसके अलावा कोणा गांव, और इधर की साइड के भी आपको डिग्री लिखने हैं। सारी चीज़ें आपको लिखनी है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दी गई हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सबसे बड़ा शहर जयपुर है, जनसंख्या 6,85,48,437 करके, ये अपना 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें, तो आप याद रख सकते हैं 6.85 करोड़। ओके, अब रही बात कि अभी कितनी होगी, अभी तो 8 करोड़ से ऊपर जा चुकी होगी। बाकी डाटा जो है वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही रहेंगी। अब 2021 में होगी, जिसका डाटा जो है 2023 तक आएगा। तो ये अभी तो 2-3 साल आपको यही रखना है याद। ओके, घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये घनत्व हुआ। क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हुआ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, कैसे भी करके आपको याद रखना है। ओके, जिले हैं 33, राजभाषा जो है वो मारवाड़ी और हिंदी है, ये ऑफिशियल भाषा नहीं है, राजभाषा है। ओके, ऑफिशियल भाषा हिंदी और इंग्लिश है। गठन कब हुआ, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है। बाकी राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण है, वो अपने आप में एक टॉपिक है। राज्य सरकार में राजस्थान सरकार बोला जाता है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं। उसके अलावा एक सदनीय विधानसभा है और उसमें सीट कितनी है, 200 सीटें। संसद की अगर बात करें तो 10 सीटें राज्यसभा के लिए हैं, 25 सीटें अपनी लोकसभा के लिए। उच्च न्यायालय जो है वो अपना, हाई कोर्ट जो है अपना जोधपुर में है, और उसकी एक बेंच जो है वो अपने जयपुर में है। ओके, अब बात करते हैं पड़ोसी देश एवं राज्यों के बारे में। अब एक एक करके पड़ोसी राज्यों को हम देखेंगे। ओके, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ कि पड़ोसी कितने राज्यों से सीमा लग रही है। देखो, पंजाब से राज्य राजस्थान की सीमा लग रही है, हरियाणा से सीमा लग रही है, यूपी से सीमा लग रही है, एमपी से सीमा लग रही है और गुजरात से। यानी कुल मिला के कितने राज्य हुए, 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लग रही है। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, तो ये आप सूत्र बना लेना इसका, कुछ भी PHUMG करके, इन 5 राज्यों से। बाकी आपको सूत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपका मैप क्लियर हो जाएगा, मैप की प्रैक्टिस संपूर्ण हो जाएगी ना, कोई सूत्र बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, तो 5 राज्यों से लग रही है। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लग रही है, तो वो एक देश से लग रही है, वो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। ओके, देखिए पंजाब के साथ में सीमा लग रही है राजस्थान की। और अब शुरू करते हैं एक एक राज्य के साथ में। ओके, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पंजाब के साथ में कितनी सीमा लग रही है, हरियाणा के साथ में कितनी सीमा लग रही है और गुजरात के साथ में कितनी सीमा लग रही है। ओके, देखिए अलग अलग पेन यूज करूंगा मैं अलग अलग राज्यों के लिए। शुरुआत कर रहे हैं हम पंजाब से। देखो ये पंजाब है, यहाँ से राजस्थान शुरू है। ओके, और इधर की साइड में ये पंजाब का हिस्सा चल जाता है। तो राजस्थान में श्रीगंगानगर से पंजाब की सीमा लग रही है, उसके अलावा हनुमानगढ़ से। तो 1 और 2 राज्यों से जो है वो पंजाब की सीमा लग रही है। और कितनी लंबाई है, 89 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। और कितने जिले हैं राजस्थान के, 2 जिले हैं। कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 अपने
जिले हैं अपने पंजाब से लगने वाले। ओके, तो सबसे कम सीमा जो लग रही है वो अपने पंजाब से ही लग रही है। ओके, अब उसके बाद में बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा शुरुआत करता हूं मैं यहाँ से, तो इस जगह से शुरू हो रहा है हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़। पहला जिला कौन सा हुआ? हनुमानगढ़। ओके, हनुमानगढ़ के साथ में सीमा लग रही है हरियाणा की। उसके बाद में चूरू, दूसरा जिला हुआ चूरू, चूरू के साथ में भी सीमा लग रही है। तीसरा अपना झुंझुनू, झुंझुनू के साथ में भी सीमा लग रही है। ओके, झुंझुनू यहाँ तक है। उसके बाद में अपना सीकर, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सीकर के साथ भी अपने हरियाणा की सीमा लग रही है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो चौथा जिला कौन सा हुआ? सीकर। उसके बाद में हम बात करें, थोड़ी सी सीमा यहाँ पे जयपुर के साथ में भी लग रही है, ये वाली सीमा हरियाणा की। तो पांचवा जिला कौन सा हुआ? जयपुर। उसके बाद में ये अलवर के साथ में अपनी सीमा लग रही है। ओके, छठवां जिला कौन सा हुआ? अलवर। और उसके बाद में अपने भरतपुर के साथ में भी सीमा लग रही है। तो 7 जिलों के साथ में हरियाणा की सीमा लग रही है। ओके, हरियाणा की कितने जिलों के साथ में सीमा लग रही है? 7 जिलों के साथ में। कौन कौन सा? पहला हनुमानगढ़, उसके बाद में दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा जयपुर, छठवां अलवर और सातवां भरतपुर। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये हरियाणा के साथ जो सीमा लग रही है, और हरियाणा के साथ जो सीमा लग रही है उसकी लंबाई कितनी है? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में कितनी लग रही है? 1262 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद करने की कोशिश करनी है। बाकी आप मैप में प्रैक्टिस करेंगे, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो इन सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे राज्य की तरफ। तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जिस राज्य में रहती है, 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से शुरू मान लेते हैं, भरतपुर से। ओके, भरतपुर से शुरू हुई, भरतपुर का। उसके बाद में धौलपुर से भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है, और यहाँ पे सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। ओके, तो कितने जिले हुए? भरतपुर और धौलपुर 2 जिले हो गए। ओके, और कितनी सीमा लग रही है यूपी की? यूपी जो है वो भरतपुर और धौलपुर 2 जिलों के साथ सीमा लग रही है, और कितनी? 877 किलोमीटर। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं अगला, जो सबसे अधिक जो सीमा लगती है अपने राजस्थान की, वो लगती है एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। उसके साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की। ओके, 1600 किलोमीटर। शुरू करते हैं हम एमपी के साथ में सीमा का। देखो, धौलपुर से शुरू हो रही है, पहला धौलपुर हो गया। उसके बाद में करौली, दूसरा करौली हुआ। तीसरा सवाई माधोपुर। ओके, चौथा यहाँ पे कोटा आ रहा है। ओके, पांचवा बारां। ठीक है, पांचवा बारां हो गया, तो 12 यहाँ तक जा रहा है। ओके, उसके बाद में छठवां जो है वो झालावाड़, झालावाड़ के साथ में सीमा लग रही है, तो झालावाड़। ओके, उसके बाद में वापस जब आते हैं तो यहाँ कोटा के साथ में सीमा लग रही है। ओके, उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करते हैं ये, तो ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, तो ये अपना 7वां जिला इसे मैं लिख देता हूँ चित्तौड़गढ़, क्योंकि आगे भी आने वाला है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, रावतवाड़ा वाला क्षेत्र, ये चित्तौड़गढ़ में ही आता है। ओके, चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ पे भीलवाड़ा से भी सीमा लग रही है, ये इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा के साथ में भी सीमा लग रही है। तो 8वां भीलवाड़ा हुआ। चित्तौड़गढ़ पहले शामिल कर चुके हैं यहाँ पे 7वें नंबर के रूप में, चित्तौड़गढ़ को छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो यहाँ प्रतापगढ़ के साथ में भी सीमा लग रही है, यानी 9वां जिला। और उसके बाद में हम चलते हैं, तो यहाँ पे 10वां जो जिला है वो बांसवाड़ा जिला। ओके, 10 जिलों के साथ में यहाँ पे सीमा लग रही है मध्य प्रदेश की। कौन कौन से जिले हुए? पहले तो लंबाई आपको याद रखनी है, 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सर्वाधिक जो लंबाई अगर किसी के साथ सीमा लग रही हो तो वो मध्य प्रदेश में। ओके, तो कौन कौन से जिले हुए? शुरुआत हमने की धौलपुर से, धौलपुर। उसके बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में हम कोटा पे आए। कोटा के बाद में हमने 12 की बात की। उसके बाद में झालावाड़, फिर कोटा आए, बट कोटा पहले शामिल कर चुके हैं। ओके, फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में अपना भीलवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में हम आए अपने प्रतापगढ़ पे, उसके बाद में हम पहुंच गए बांसवाड़ा पे। ओके, तो इस तरीके के कुल मिला के 10 जिलों की सीमा जो लग रही है वो अपने एमपी से लग रही है। अब एमपी की सीमा के बाद में हम बात करते हैं गुजरात के साथ में। ये गुजरात यहाँ से शुरू हो रहा है, तो गुजरात के साथ में सीमा की बात करते हैं हम। ओके, थोड़ा सा पेन इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ, पहला जो जिला है यहाँ पे बांसवाड़ा। ओके, बांसवाड़ा एक जिला हो गया, तो मैं लिखने के लिए पेन, बांसवाड़ा के साथ में। उसके बाद में डूंगरपुर के साथ में भी सीमा लग रही है। उसके बाद में उदयपुर के साथ में सीमा लग रही है। उसके बाद में सिरोही के साथ में सीमा लग रही है। फिर जालौर में, और थोड़ी सी सीमा आपको यहाँ दिख रही होगी तो अपने बाड़मेर में। तो 6 जिलों के साथ में यहाँ सीमा लग रही है गुजरात की। ओके, 6 जिले कौन कौन से हुए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर,
सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ओके, 6 जिले हो गए यहाँ पे जिनके साथ में गुजरात राज्य के साथ सीमा लग रही है, और इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 1022 किलोमीटर। ओके, उसके बाद में 5 राज्य हम कंप्लीट कर चुके हैं अंतर्राज्यीय संबंधों में। ओके, अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्र पाकिस्तान के साथ में कितने जिलों की सीमा लग रही है। ओके, ये अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान जिसे बोल सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम ऊपर से, ऊपर यहाँ से श्रीगंगानगर से, इस जगह से अपनी शुरुआत हो रही है। श्रीगंगानगर के साथ में ये सीमा लग रही है पाकिस्तान की। तो श्रीगंगानगर के साथ में 210 किलोमीटर जो है श्रीगंगानगर जिले की पाकिस्तान के साथ में लग रही है। उसके बाद में बीकानेर की 168 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लग रही है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में सीमा लग रही है। तो अपना अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा किस जिले की लग रही है, तो वो जैसलमेर की लग रही है। कितनी? 464, किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। उसके बाद में अगला आता है बाड़मेर, जिसकी 288 किलोमीटर की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में लग रही है। ओके, तो ये हमने अपने पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य देख लिए। ओके, अगर बात करें राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल मिलाकर के 1070 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। और अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 4850 किलोमीटर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 5 राज्यों की जो मिलाकर के जो सीमा लग रही है वो 4850 किलोमीटर है। उसमें सर्वाधिक जो है वो एमपी के साथ में है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम अपने पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। और उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, यानी पाकिस्तान के साथ जो सीमा लग रही है वो है 1070 किलोमीटर। ओके, ये मैप आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आई थिंक मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्लियर करा दी हैं। अभी थोड़ी देर में मैप भी बनाना सिखाऊंगा, तब अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार देख लीजिए। पंजाब के साथ में राज्यों के जिले और राजस्थान के जिले, पंजाब के कौन कौन से जिले लगे ये भी पूछा जा सकता है। तो पंजाब के फजिल्का, उसके अलावा मुक्तसर साहिब, ये 2 जिले जो हैं वो पंजाब के लगते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कैसे भी करके, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। पंजाब के 2 जिले, फजिल्का जो कि अपना फिरोजपुर से अलग हो गया है, और उसके अलावा मुक्तसर साहिब, ये 2 जिले हैं जो पंजाब के अपने राजस्थान के साथ में लगते हैं। और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब के साथ में लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला राज्य हरियाणा। अब हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ में लग रहे हैं? 7 जिले लग रहे हैं। और राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं? राजस्थान के हरियाणा के साथ में 7 जिले। अब हरियाणा के मैंने मैप में तो बताया नहीं, बट आपको रखने, क्योंकि पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने बोला ना कि अपनी जो पीडीएफ और नोट्स होंगे उससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं रहेगा, सारी चीजें वहां पे कवर कर ली जाएंगी आपकी। ओके, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात, ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो अपने राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। ओके, उसके बाद में अब बात करें राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये अपने 7 जिले जो मैंने वो बता दिए थे। ओके, उसके बाद में यूपी के भी 2 जिले लग रहे हैं, आगरा और मथुरा, ठीक है। और राजस्थान के भी 2 जिले लग रहे हैं, भरतपुर और धौलपुर। ओके, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले लग रहे हैं, और अपने राजस्थान के भी 10 जिले लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में बता देता हूँ, बाकी राजस्थान का तो मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अगरमालवा, ठीक है। तो ये मुरैना, ये सब हैं जो 10 जिले हैं जो एमपी के हैं। अब ये कैसे याद करने, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, 2-4 बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगे, ये डाटा है। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे मैप में बता दिए। उसके बाद में गुजरात की बात करें तो गुजरात के 6 जिले लग रहे हैं, और राजस्थान के गुजरात के साथ में 6 जिले लग रहे हैं। गुजरात के कौन से हैं? बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली जिला, महिसागर, और उसके अलावा अपना महिसागर से अलग होकर दहोच और कच्छ। ओके, तो ये हो गए अपने कुल मिला के 6 जिले, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद और कच्छ, 6 जिले जो हैं वो गुजरात के लग रहे हैं। अब ये पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है, आपको एग्जाम जो ओल्ड ईयर्स के डिस्कशन है मैं उसमें बताने वाला हूँ। ऐसे पूछ लेते हैं कि गुजरात के कौन से जिले की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लग रही है, तो इनमें से 3 की साथ जो लग रही है उनका दे देंगे, और कोई चौथा अलग से जिला दे देंगे, तो वो आप करना है, याद करना है कैसे भी करके। और राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर में आपको बता चुका हूँ 6 जिले।
अगर आपको कुछ एक ट्रिक्स जो है वो याद करनी है, जैसे 8 जिलों की सीमा किसी अन्य देश या राज्य से नहीं लगती है। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी देश से या राज्य से नहीं लग रही है, जो अपने आप में एक हिंटरलैंड में आ रहे हैं, जिसकी ना तो अन्य 5 राज्यों के साथ किसी सीमा लग रही है ना पाकिस्तान के साथ में। तो उसे याद रखने का जो सूत्र है, नंद राजो अपार बूट लाया। अब कैसे भी याद करो, बाकी तो मैप अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको ट्रिक्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अभी आप इसमें एक बार नाम बोल देता हूँ, नागौर, दौसा, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, बूंदी, पाली और टोंक, इनकी किसी के साथ में भी, किसी भी देश के साथ में या किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं लग रही। खुद से देखिए, यहां से शुरू करता हूं। ये हुआ नागौर, ठीक है। उसके अलावा ये हुआ अपना जोधपुर, ठीक है। उसके बाद में ये हुआ अपना पाली, ओके। उसके बाद में ये हुआ अपना राजसमंद, ओके। उसके बाद में ये हुआ अपना अजमेर, 1 2 3 4 5, ठीक है। भीलवाड़ा की लगी रही है। उसके अलावा अपना बूंदी, ये वाला बूंदी, बूंदी की किसी के साथ नहीं लग रही है, 6। उसके बाद में टोंक, टोंक की किसी के साथ में भी नहीं लग रही है, 7। उसके अलावा आप एक याद करने की कोशिश कीजिए, दौसा, दौसा की किसी के साथ में नहीं लग रही है, ये 8, ओके। तो कुल मिलाकर के 8 जिलों की सीमा किसी के साथ में नहीं लग रही है। खुद से देख लीजिए, इनमें से इन्हें छोड़ करके किसी भी अन्य जिले पे चले जाइए, कहीं ना कहीं सीमा लग रही होगी। आप जैसे सोच रहे होंगे जयपुर, जयपुर की हरियाणा के साथ में लग रही है, ओके। उसके अलावा आप कोई भी, जैसे भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा की एमपी के साथ में सीमा लग रही है। बाकी किसी भी जिले को ले लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना अन्य राज्य से सीमा लग रही है। बट ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या अपने राष्ट्र से नहीं लग रही है, ओके। दोबारा देख लीजिए कौन कौन से बताए मैंने आपको। एक बताया नागौर, दूसरा बताया जोधपुर, तीसरा बताया आपको पाली, चौथा बताया आपको राजसमंद, पांचवा बताया अजमेर, छठवां बताया बूंदी, सातवां टोंक और 8वां दौसा। तो 8 जिलों की सीमा किसी भी राज्य या राष्ट्र से नहीं लग रही है। मैप बनाने की प्रैक्टिस अभी मैं कराता हूँ थोड़ी देर में, तब आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। उसके बाद में मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है, तो वो याद करने का सूत्र यहाँ पे बताया गया है, संकोची प्रबंधक की झावा लाया। इस तरीके से ट्रिक है, आप कैसे भी करके याद करो, ये तो तरीका है। आप शॉर्ट ट्रिक्स वैसे भी बना लो कि भाई मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी, धौलपुर से शुरू हो रही है तो डी, उसके बाद में अपना करौली के लिए के, एस सवाई माधोपुर के लिए, कोटा के लिए के, उसके अलावा 12 के लिए बी आर। इस तरीके से आप ट्रिक बना लो। झालावाड़ के लिए जे एच, उसके अलावा अपना चित्तौड़गढ़ के लिए सी एच, उसके अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अपना चित्तौड़गढ़ में शामिल कर चुका हूँ। उसके अलावा अपना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। इस तरीके से आप ट्रिक बना लो, कोई भी अगर उसमें राज्य, ठीक है। धौलपुर, अपना करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, कोटा के बाद में अपना 12, 12 के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में फिर से कोटा आ गया, कोटा के बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में फिर से चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़ और उसके बाद में अपना बांसवाड़ा। तो ये आप कैसे भी करके ट्रिक्स हैं, यहाँ पे ये ट्रिक मैंने बताई हुई है। संकोची प्रबंधक भी झावा लाया, कौन कौन से हुए, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, झालावाड़ और 12। ये अपने एमपी के साथ लगने वाले जो जिले हैं उनकी यहाँ पे मैंने बताया। बाकी एमपी वाले जिले के नाम भी याद करने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो आपका काम होता है, टीचर का काम होता है कि आपके माइंड में मैप क्लियर कर देना, ओके। चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल रूप में आपको समझा देना। अब हर चीज मैं रटाने का काम नहीं कर सकता, बट रटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं क्या यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, चीजों को बार बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इस लेक्चर में ये बता दिया, उसके बाद में पीडीएफ आप पढ़ लेना, पीडीएफ में भी आपको समझ में आ जाएगा। डिस्कशन वीडियो में कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड सवाल होंगे, तो उस समय भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो 3 बार अगर रिवाइज हो जाती है कोई चीज तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे ट्रिक कंप्लीट हुई। अब राजस्थान के जिले एवं संभागों की बात करते हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं, ओके। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 26 जिले थे। उसके बाद में नए नए जिले बने। कौन कौन से जिले बने? 27वां जिला जो बना धौलपुर बना, कब बना? 1982 में, ओके। 28वां जिला बना 12 1991 में, 1991 में। 29वां जिला बना दौसा 1991 में। अब ये भी आपको याद रखने हैं, ओके। ये लास्ट वाली ये बात है, ओके। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जब फाइनल अपना एकीकरण कंप्लीट हो गया, उस समय 26 जिले थे। उसके बाद में अब तक 33 जिले हो चुके हैं, 27, 28, 29, 30, 33 इस तरीके से, ओके। तो ये आपको याद रखने हैं,
क्योंकि पूछा जाता है कि धौलपुर कब बना, इस तरीके से पूछा जाता है। ओके, बारां कब बना, दौसा कब बना, ओके, राजसमंद कब बना, उसके अलावा हनुमानगढ़ कब बना, 32वां करौली कब बना, और अपना प्रतापगढ़ ये कब बना, ऐसे पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें और आसान याद रखने के लिए 3 जिले जो हैं वो एक साथ बनाए गए हैं। ओके, बारां, दौसा और राजसमंद 3 जिले जो हैं वो एक साथ बनाए गए हैं। ये 1991 में बनाए गए हैं। धौलपुर का आपको याद रखना ही है, 1982 में धौलपुर बना था। ओके, ये आपको याद रखना ही है। उसके अलावा आपको करौली और प्रतापगढ़ के बारे में भी याद रखना है। प्रतापगढ़ अंतिम जिला है जो 2008 में बना था, तब वसुंधरा राजे सरकार थी। ओके, उसके बाद में प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की जो तहसील हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं क्योंकि वो सबसे नवीनतम जिला है। ओके, तो प्रतापगढ़ में जो है वो 5 तहसीलें हैं, धारियाबाद, अरनोद, प्रतापगढ़ तहसील, छोटी सादड़ी और पीपलकोट। तो धारियाबाद जो है वो उदयपुर जिले से लिया गया, अरनोद वो चित्तौड़गढ़ से लिया गया, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से लिया गया, छोटी सादड़ी जो है वो चित्तौड़गढ़ से ली गई है, और पीपलकोट जो है वो बांसवाड़ा से ली गई थी। तो इसलिए इस तरीके से नया जो जिला बन गया है वो अपना प्रतापगढ़ जो है वो 5 तहसील आप याद रखने की कोशिश करनी है, धारियाबाद, अरनोद, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और पीपलकोट। ओके, अगर हम बात करें 2011 की अंतिम जनगणना के आधार पे जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो यहाँ पे मैप आपको दिया गया है। ओके, तो जयपुर जिले की जनसंख्या जो है वो 66 लाख के आसपास है। ओके, और अगर हम प्रतिशत की बात करें कि पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो करीब करीब 10% जो है वो जयपुर में रहते हैं। तो ये पूरा अपना सेंसस डाटा है, बाकी सेंसस वाला अपना एक अलग टॉपिक होगा तो उसमें क्लियरिटी से आपको समझाया जाएगा। अब राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में कुछ एक सवाल इस तरीके की भी आते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति हृदय के समान है, प्याले के समान है, इस तरीके से अलग अलग जो सवाल आते हैं। ओके, तो ये भी आप देख लीजिए। बाड़मेर जो है वो लगभग भारत जैसा दिखता है, तो मैं मैप में आपको क्लियर करा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैप को यहाँ से उठा के मैं नीचे ले चलता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी मुझे। ओके, ये मैप मैं उठा के नीचे ले चल रहा हूँ। दौसा का आकार जो है वो धनुषाकार है, तो दौसा पे जाएंगे। ये रहा दौसा। दौसा आकार कैसा लग रहा है आपको? धनुषाकार लग रहा होगा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। दौसा का आकार कैसा है? धनुषाकार है। ओके, जोधपुर ऑस्ट्रेलिया के समान है या मयूराकार है? तो जोधपुर पे जाइए, ये रहा, इसके ऑस्ट्रेलिया के मैप जैसा जोधपुर है, और या इसे मयूराकार आकृति बोलते हैं। सीकर जो है वो प्याला आकार है या अर्धचंद्राकार है? तो अगर हम सीकर की बात करें तो ये रहा अपना सीकर, 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 सीकर। ओके, ये सीकर। अब आप देख लीजिए, अर्धचंद्राकार आपको दिख रहा होगा या प्याले के जैसा आपको दिख रहा होगा? तो सीकर जो है वो अर्धचंद्राकार और प्याला के समान है। अजमेर जो त्रिभुजाकार है, अजमेर पे चलते हैं। ये अपना अजमेर रहा, ये त्रिभुज का जैसा आपको मैप बन रहा है, तो अजमेर कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। टोंक जो है वो पतंगाकार या चतुर्भुजाकार है? तो टोंक पे चलते हैं। ये रहा अपना टोंक, तो किस तरीके का है? चतुर्भुजाकार या पतंगाकार एक तरीके से। भीलवाड़ा लगभग आयताकार है, तो भीलवाड़ा पे चलते हैं। तो इस तरीके से भीलवाड़ा के लिए मैं आपको पेन चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके से भीलवाड़ा जो है वो आपको दिख रहा होगा, आयताकार जैसा दिख रहा है। ओके, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसलमेर अनियमित बहुभुज के समान है। जैसलमेर को आप बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से बन रहा है। ओके, अनियमित बहुभुज है। ओके, ये अलग तरीके का बहुभुज बन रहा है। तो ये जैसलमेर जो है बहुभुज के समान है लेकिन अनियमित है उसमें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं करौली। करौली जो है वो बतख के आकार के समान है। ठीक है, ये रही है अब करौली, ये बतख के जैसा आकार इसका करौली का। ओके, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल के समान है। ये अपना चित्तौड़गढ़ है। ओके, चित्तौड़गढ़ किसके समान आपको दिख रहा है? ये अपना घोड़े के नाल के समान। ओके, तो ये अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि घोड़े के नाल के समान किस जिले की आकृति है? वो चित्तौड़गढ़ की है। अर्धचंद्राकार या प्याले के समान किसकी आकृति है? तो वो अपने सीकर की है। त्रिभुजाकार किसकी आकृति है? तो वो अपने
अजमेर की है। आयताकार कौन से जिले की आकृति है, तो वो अपने भीलवाड़ा की है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे हम चलते हैं संभागीय व्यवस्था की ओर। संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में इस समय 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। ठीक है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी वो 1956 में, उस समय 5 संभाग थे अपने राजस्थान में। ठीक है, बाद में 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी आए और उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर दोबारा से हरदेव जोशी जी जब आए 1987 में, तो उन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी और 6 संभाग यहाँ पे शुरू कर दिए। तो 2005 में लास्ट संभाग जो बना है वो भरतपुर संभाग बना है। ओके, तो इस समय कुल मिलाकर के 7 संभाग हैं। देख लीजिए कौन कौन से संभाग हैं। ओके, तो ऊपर की साइड में हम बात करते हैं तो ये अपना बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में यहाँ पे कुल मिला के 4 जिले शामिल किए गए हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग ये अपना देख लीजिए जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंतर्गत कुल मिलाकर के झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर 5 जिले शामिल किए गए। अगर अगले संभाग की बात करें तो अपना भरतपुर संभाग इस तरीके से जा रहा है, उसमें 4 जिले शामिल हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, पहले नंबर पे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले इसमें शामिल है। उसके बाद में आप बात करते हैं कोटा संभाग की। तो कोटा संभाग जो है वो अपना हाड़ौती वाला क्षेत्र है, उसमें कोटा संभाग में बूंदी, कोटा, झालावाड़, उसके अलावा बारां, ये कुल मिलाकर के 4 जिले इसमें शामिल हैं। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, ये 4 जिले इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े संभाग की जो अपना सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर कर रहा है, जो जोधपुर संभाग। ओके, देखिए जोधपुर संभाग अपने आप में, जैसलमेर राज्य जिला जहाँ पे भी आ जाएगा वो अपने आप में। ठीक है, तो जोधपुर में पाली के बाद में सिरोही के बाद में जालौर के बाद में बाड़मेर के बाद में जैसलमेर के बाद में ये अपना जोधपुर है ही। ओके, तो ये इस तरीके से जोधपुर संभाग हुआ जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये अपना जोधपुर संभाग हुआ। ओके, उसके बाद में अपना दक्षिण में जो है उसकी बात करते हैं तो उदयपुर संभाग। उदयपुर में उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में इधर भी आता है, ये वाला हिस्सा भी आता है चित्तौड़गढ़। उसके बाद में अपना इस तरीके से कंप्लीट करते हुए राजसमंद, और ये कौन सा अपना हुआ? उदयपुर संभाग। ओके, और अब बचा अपना लास्ट संभाग, जो अंतिम संभाग जो है वो अपना अजमेर संभाग है। ओके, अजमेर संभाग में देखिए कौन कौन से जिले आ रहे हैं। अजमेर आ रहा है, अजमेर के बाद में नागौर आ रहा है, नागौर के बाद में अपना टोंक आ रहा है, और टोंक के बाद में अपना भीलवाड़ा। तो कुल मिला के 4 जिले, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और नागौर। कैसे भी करके आप थोड़ा सा मैप में अगर समझ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ आपको इस मैप में मैं क्लियरली दोबारा से बताता हूँ आपको कि 2 जिले ऐसे हैं, 2 जिले, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है कैसे भी करके। 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद में फिर से शुरू हो जाती है। देखिए ये अजमेर आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे अजमेर जो है ये इस तरीके से अजमेर जिला है, ये अजमेर जिला हुआ। अब इस अजमेर की सीमा जो है वह यहाँ पे भीलवाड़ा आ गया, इधर की साइड में अपना पाली आ गया या राजसमंद आ गया, सीमा समाप्त हो गई। फिर बाद में आने के बाद में यहाँ पे भी अजमेर जिला का हिस्सा है। ओके, तो 2 जिले मैं बता रहा हूँ, एक तो अजमेर हुआ, उसके अलावा चित्तौड़गढ़। देखिए ये चित्तौड़गढ़ है, इस तरीके से ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। उसके बाद में ये भीलवाड़ा आ जाता है, इधर की साइड में अपना बूंदी आ जाता है, और इधर की साइड में अपना कोटा आ जाता है। लेकिन भीलवाड़ा और नीचे की साइड में एमपी मध्य प्रदेश आ जाता है। इसके बाद में फिर से चित्तौड़गढ़ शुरू हो जाता है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। तो 2 जिले अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है वो समाप्त होने के बाद में फिर से शुरू होती है। ओके, तो 2 जिलों के नाम ये आपको याद रखने हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। संभागीय व्यवस्था कंप्लीट हुई, 7 संभाग हैं। एक बार दोबारा नाम बोल देता हूँ, बीकानेर के बाद में जयपुर के बाद में भरतपुर। ओके, उसके बाद में कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। ठीक है, जो बड़े बड़े सिटी हैं वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। थोड़ा भरतपुर इतना बड़ा नहीं है, बाकी सब बड़े बड़े हैं, उनके हिसाब से बनाया गया है। जैसे बीकानेर उस क्षेत्र में सबसे बड़ा है तो बीकानेर, उसके बाद में जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, ठीक है, और अजमेर,
इस तरीके के 7 संभाग हैं। ओके, बाकी हरदेव जोशी जी थे, उन्होंने दोबारा शुरू किया है 1987 में। ओके, शुरुआत में 5 संभाग थे, राइट नाउ 2005 में जो अपना भरतपुर में वो लास्ट में जोड़ा गया। ओके, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जयपुर में 5 जिले हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, ये मैंने आपको बता दिया है। जोधपुर में जो जिले हैं वो बता दिया, बीकानेर के, अजमेर के, उदयपुर के, कोटा के और भरतपुर के, ये सारे जिले बता दिए। क्षेत्रफल आपको रटना नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि जोधपुर का जो क्षेत्रफल है संभाग में वो सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। और अगर न्यूनतम वाले क्षेत्रफल की बात की जाए तो भरतपुर वाला जो संभाग है उसका न्यूनतम क्षेत्रफल है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग की बात की जाए तो अपना जयपुर संभाग है, और न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए तो वो अपना कोटा संभाग है। ओके, अब ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग और सर्वाधिक जनसंख्या वाला। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा हुआ? जोधपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा हुआ? जयपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला और न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा हुआ? भरतपुर, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हुआ? कोटा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। और इसकी कुछ खास बातें दी गई हैं। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर वाले संभाग में, सर्वाधिक घनत्व भी जयपुर संभाग में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एसटी के लोग जो रहते हैं वो जयपुर में ही परसेंटेज के रूप में, यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत एसटी रहती है। ओके, और सर्वाधिक छात्रता जो भी है वो अपने जयपुर में। तो ये इसकी खास बात है। अगर जोधपुर संभाग की बात करें तो क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि है, यानी 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि रही वो सर्वाधिक रही इस वाले संभाग में। और सबसे कम साक्षरता जो है वो जोधपुर संभाग में है। ओके, अगर बीकानेर संभाग की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या। ओके, उसके बाद में अनुसूचित जाति का मतलब क्या हुआ? एससी। ओके, अनुसूचित जाति एससी की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो अपने बीकानेर संभाग में। तो मध्यवर्ती संभाग अपना अजमेर संभाग है। उसके बाद में उदयपुर संभाग की खास बात है, यहाँ पे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ों पे आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे मैंने बताया इधर की साइड में बोला है कि जयपुर में भी एसटी अधिक है। जयपुर में कुल जनसंख्या के प्रतिशत का एसटी सर्वाधिक है। और अगर कुल जनसंख्या में अगर बात की जाए तो एसटी सर्वाधिक किसके अंदर आती है? उदयपुर के अंदर आती है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी अपना उदयपुर में ही है। ओके, कोटा की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या है और सर्वाधिक नदियां कोटा से जाती हैं। और अपने भरतपुर संभाग की बात करें स्पेशल तो न्यूनतम क्षेत्रफल है। तो इनमें से एक एक सवाल कहीं से भी बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र और उनके उपनाम, प्राचीन समय पे भी कुछ अलग अलग बोला जाता था, तो वो नाम देख लेते हैं। इनमें से एक एक सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है कि उस वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो एक बार मैं आपकी नजरों से निकाल देता हूं, बाकी याद तो आपको ही करने पड़ेंगे। ओके, कांठल। कांठल कौन सा क्षेत्र है? प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, माही नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम कांठल पड़ा। तो मैं मैप लगा देता हूं आपके लिए और उस मैप में क्लियरली कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए ये सारी चीजें। ओके, एक एक करके देखते हैं। कांठल, तो प्रतापगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र जो है वो कांठल। तो मैं इस मैप को भी ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ और वहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी। ओके, यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ, ये मैप ले लिया मैंने। ओके, प्रतापगढ़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको इन्होंने बोला हुआ है कांठल के नाम से। ओके, तो यहाँ से माही नदी निकल के आती है इस तरीके से, तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोला है? कांठल क्षेत्र। ओके, कांठल। उसके बाद में मेवल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग जो है वो मेवल है। यहाँ पे मेव स्थित होने के कारण डूंगर और पहाड़ी हैं मेव, तो मेव लोग जो है वो यहाँ रहते हैं। मेव नाम से एक जनजाति है, तो इस तरीके से, या मेव या मेद बोलते हैं इसे। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में। ओके, तो यहाँ पे जो क्षेत्र निकल के आएगा वो मेवल, मेवल वाला क्षेत्र जो निकल के आता है। गिरवा, उदयपुर के आसपास में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे बोला जाता है गिरवा क्षेत्र। तो ये उदयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसे गिरवा क्षेत्र है। और गिरवा का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ियों की मेखला। ओके, 56 का मैदान। अब देखो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56गढ़ मैदान कहा जाता है। ओके, तो ये आपको कैसे भी करके मैप में बना देता हूँ, मैं दूसरे पेन ले लेता हूँ। इस जगह पे जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है 56 का मैदान। ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान, या इंग्लिश में हिंदी में जैसा भी लिखना है 56 का मैदान। क्यों? क्योंकि इसे भूभाग को 56 कहा जाता है क्योंकि इस भूभाग में 56 गांव अथवा नदी नालों का समूह है। अब बात करते हैं भूमट। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का आदिवासी क्षेत्र। डूंगरपुर
उदयपुर और पूर्वी सिरोही का आदिवासी क्षेत्र जो है वो बोमट। ठीक है, तीनों में इस तरीके से शामिल किया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना बोमट। उसके बाद में अब बात करते हैं थली। थली जो है वो बीकानेर, पाली, नागौर और चूरू का अधिकांश भाग और दक्षिण श्रीगंगानगर का मरुस्थलीय क्षेत्र। ओके, तो ये मरुस्थली वाला क्षेत्र है, बीकानेर, नागौर, पाली, इनका ज्यादातर हिस्सा और अपना श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का नीचे वाला हिस्सा, तो इस वाले क्षेत्र को थली का नाम बोला जाता है। ओके, उसके अलावा शेखावटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन तीनों जिलों को शेखावटी बोला जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों को बोला जाता है शेखावटी क्षेत्र। ओके, शेखावटी। उसके अलावा देशहरो, ये जरगा और रागा की पहाड़ी हैं, ये वर्ष भर हरे रहते हैं, इसलिए इस प्रदेश को देशहरो कहा जाता है। ओके, ढूढ़ाड़ अपने जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, तो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र जो है उसका नाम ढूढ़ाड़। उपरमाल भीलवाड़ा के पास में है, तो इस जगह पे उपरमाल वाला क्षेत्र है, उपरमाल। ये आपको हर जगह काम आने वाले हैं, हिस्ट्री में भी काम आएंगे क्योंकि ये लोकल नाम है। मत्स्य प्रदेश अपना अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र जो है वो मत्स्य प्रदेश प्राचीन समय पे नाम जाना जाता था, मत्स्य प्रदेश। उसके अलावा मेवात, अलवर और हरियाणा से टच होने वाला इलाका जो है वो मेवात के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कैसे भी करके अपने मैप में बनाने हैं, सारे के सारे। मैप की प्रैक्टिस के लिए आपको ब्लैंक मैप दिए गए हैं बहुत सारे, तो ये सारे बनाने हैं। ठीक है, मेवात का आपको पता होना चाहिए, मेवल का आपको पता होना चाहिए, मेवल कहाँ पे है। ओके, कांठल कहाँ पे है, छप्पन का मैदान, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो बहुत सारे, अभी जब मैं ओल्ड एज के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें सारे इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब राजस्थान बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट में। ओके, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी है कैसे भी करके ही। ओके, 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। ओवरव्यू बनाइए, ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है, ओवरव्यू बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से लाइए, जैसलमेर को पाकिस्तान के अंदर घुसा दीजिए, थोड़ा सा नीचे की साइड में चलते जाइए, और उदयपुर को, अपना उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा को गुजरात तक टच कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा इस साइड में चित्तौड़गढ़ का अपना जो क्षेत्र है रावत बटाला वाला, उसके बाद में आड़ती वाला क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से ये आप ले चलिए, चंबल नदी के सारे सारे धौलपुर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में आप थोड़ा सा घुमाव दे दीजिए भरतपुर, भरतपुर के बाद में अलवर पे इस तरीके से कर दीजिए, और इस तरीके से आपको राजस्थान का मैप बनाने की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे तिरछा हो गया है, तो मैं इसे और सीधा करने की कोशिश कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा लंबा होने के कारण तिरछा हो गया, एंड आई थिंक अभी मैं जो क्लियर बना रहा हूँ वो शायद थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। ओके, तो ये अपना राजस्थान का मैप बन गया। अब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट बना देंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका बनने लग जाएगा। और कुछ ना बना पाओ तो पतंगा काट तो इस तरीके से तो बना दिया करो। ओके, अब इसमें आपको जिले भरना आना चाहिए। ओके, शुरुआत हम करते हैं ऊपर से। सबसे ऊपर श्रीगंगानगर जिला, ठीक है, उसके बाद में हनुमानगढ़ जिला। ओके, उसके बाद में यहाँ पे इनसे टच होता हुआ बीकानेर जिला आपको बना देना। बीकानेर का क्षेत्रफल भी काफ़ी है, और इतना ज़्यादा नहीं है बट कम है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया। ओके, ये बीकानेर जिला। उसके बाद में जैसलमेर जिला काफ़ी ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल भी। उससे नीचे अगर जाएंगे तो बाड़मेर, बाड़मेर थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने बाड़मेर को। ओके, बाड़मेर को छोटा करता हूँ, ये बाड़मेर जिला। बाड़मेर के बाद में अपना जालौर और सिरोही। ओके, उसके बाद में अपना उदयपुर जिला। ओके, उदयपुर से नीचे दोनों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये प्रैक्टिस करनी है, आप नॉप टू स्कूल पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उसके बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से ऊपर आपको बना देना है भीलवाड़ा। ओके, अगर आप बीच में यहाँ पे ऐसे, ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, बीच में इसे जोड़ना चाहो तो इस तरीके से इसे कोटा बना दीजिए। कोटा दोनों साइड तक टच होता है। ओके, उसमें बताया था मैंने एमपी पे। नीचे की साइड में आपको बनाना है झालावाड़ और बारा, ये हो गए। अगर आपको ऊपर देखना है तो यहाँ पे कोटा से और भीलवाड़ा से टच होता हुआ बूंदी बन जाएगा। ओके, अब इससे ऊपर चलते जाएंगे अपन तो यहाँ पे सवाई माधोपुर आ रहा है, सवाई माधोपुर के बाद करौली आ रहा है, और ये वाला अपना जो है वो धौलपुर आ गया। यहाँ पे अपना भरतपुर जिला है। ओके, उसके बाद में इस जगह पे अलवर जिला है। एग्जैक्ट नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैप में पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। अगर इतना भी नहीं कर रहे हो तो ब्लैंक मैप जहाँ पे जिले बने हो उसमें प्रैक्टिस करके भरने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अपना शेखावटी क्षेत्र को लेके आते हैं। शेखावटी क्षेत्र के लिए शुरुआत करते हैं हम ऊपर से, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो ऊपर की साइड में है अपना चूरू,
उसके ऊपर इस जगह पे है झुंझुनू और नीचे की साइड में है अपना सीकर। सीकर, झुंझुनू और चूरू इस तरीके से। ओके, बीच में यहाँ पे आपको नागौर बनाना है, काफी बड़ा नागौर का क्षेत्रफल है। ओके, उसके बाद में आपको जयपुर बनाना है। जयपुर इस तरीके से टच होगा ऊपर हरियाणा तक। जयपुर और अलवर के बीच में यहाँ पे दौसा बनेगा। ओके, नीचे की साइड में बात करें तो यहाँ अजमेर आएगा। अजमेर और बूंदी के बीच में इस साइड में आ जाएगा टोंक, और नीचे की साइड में अपना राजसमंद आएगा, एंड इधर की साइड में अपना पाली आएगा। ओके, इस साइड में पाली आएगा, और इधर की साइड में अब कौन सा जिला बचा हुआ है? आई थिंक ये सारे के सारे जिले कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं ब्लैंक मैप में आपको भराने की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ओके, ब्लैंक मैप देखते हैं। ब्लैंक मैप अपने पास ये रहा। ओके, एक एक जिले को भरवाता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। ओके, शुरुआत करेंगे सबसे ऊपर से। पहला जिला श्रीगंगानगर, ये आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे भी करके। 33 जिलों की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हनुमानगढ़, यहाँ पे अपना चूरू, यहाँ सीकर, यहाँ अपना झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिले हो गए। ओके, ये अपना बीकानेर जिला। ओके, इधर की साइड में जैसलमेर, ये अपना जोधपुर। ठीक है, उसमें हम जोधपुर को भूल गए थे, ध्यान नहीं रहा, अभी जोधपुर का ध्यान आ गया। ओके, जोधपुर, इधर की साइड में बाड़मेर, यहाँ पे जालौर, यहाँ पे सिरोही। ओके, ये अपना पाली, नीचे की साइड में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। ओके, ये कोटा है, ये अपना झालावाड़ है, और ये अपना बारां है। ओके, यहाँ पे भीलवाड़ा है, ये अपना बूंदी है। इधर की साइड में आते हैं सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर, एक रो में आ रहे हैं, और इनके सारे सारे चंबल नदी जो है वो राजस्थान और एमपी के साथ बॉर्डर बनाती आ रही है। ऊपर भरतपुर और अलवर आ गए। ओके, यहाँ पे अपनी राजधानी आ गई जयपुर। जयपुर और भरतपुर के बीच में यहाँ पे दौसा आ गया। ओके, अपने जयपुर से जैसे ही नीचे जाते हैं तो इधर की साइड में टोंक आ जाता है, और इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पे अजमेर आ जाता है। बचा हुआ कौन सा जिला रहा? अपना नागौर रहा। ओके, गिनती दोबारा से कराता हूँ आपको, एक एक करके 33 जिले पूरे कंप्लीट कराता हूँ। और मेन चीज है आपका लोकेशन पता होना चाहिए। माइंड में मैप जो है वो क्लियर होना चाहिए आपको हर कंडीशन में। मैप अगर बनाना नहीं आता तो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, शुरुआत करते हैं। नंबर 1 श्रीगंगानगर, नंबर 2 हनुमानगढ़, नंबर 3 बीकानेर। ओके, इधर की साइड में शेखावटी वाले तीनों याद रख लेना, सीकर, झुंझुनू और चूरू। इस तरीके से सीकर, झुंझुनू और चूरू। चूरू अपना 3 नंबर हो चुका है, तो चूरू एंड 5वां झुंझुनू और 6वां सीकर, इस तरीके से हमने ले लिया। या आप इस साइड से लगाना चाहो तो इस तरीके से भी लगा लो। ओके, उसके बाद में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। डूंगरपुर ऊपर है, बांसवाड़ा नीचे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ओके, उसके बाद में अपना प्रतापगढ़, उसके बाद में अपना चित्तौड़गढ़, ये भी चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा है। ओके, उसके बाद में अपना यहाँ पे कोटा, कोटा के बाद में अपना झालावाड़, और इधर की साइड में बारां। ओके, झालावाड़ और बारां। ऊपर की साइड में चलते हैं तो यहाँ पे अपना लेते हैं 20 नंबर पे अपना सवाई माधोपुर, 21 पे करौली और 22 पे अपना धौलपुर। ये 3 जिले हमने यहाँ कंटिन्यूस ले लिए। अब कोटा के ऊपर वाला लेते हैं 23 नंबर पे अपना बूंदी, 24 नंबर पे अब बूंदी से ऊपर आते हैं तो हम टोंक आता है। ओके, अब यहाँ पे ये जिला छूट गया अपने चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर, और मैंने बताया था आयताकार आकृति वाला 25 नंबर पे जो अपना भीलवाड़ा हो गया। ओके, उसके बाद में इधर की साइड से दोबारा चलते हैं भरतपुर साइड से, तो 26 नंबर भरतपुर, 27 नंबर अपना अलवर, 28 नंबर हम जयपुर को देते हैं, 29 नंबर हम दौसा को दे देते हैं। ओके, उसके बाद में अजमेर नंबर को 30 नंबर दे देते हैं, राजसमंद को 31 नंबर दे देते हैं, पाली को 32 नंबर दे देते हैं, और अपना नागौर को हम 33 नंबर दे देते हैं। तो ये आपको हर कंडीशन में मैप बनाना आना चाहिए, राजस्थान का ओवरव्यू में मैप बनाना आना चाहिए। उसके बाद में कौन सा जिला किस साइड में है ये आपको पता होना चाहिए। माइंड अगर क्लियर नहीं है मैप के बारे में तो पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो अच्छे तरीके से मैप बनाना आप सीख लीजिए। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अपना ये सब कुछ स्थिति एवं विस्तार से सारे रिलेटेड टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ में ये तो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, पीडीएफ में आपको इस तरीके से टाइपिंग वाले नोट्स भी मिल जाएंगे।
कोई भी बात ऐसे अगर छूट गई होगी, जैसे कि अब मैंने यहाँ इन्हें बताना आपके लिए उचित नहीं समझा कि ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना है राजस्थान, जर्मनी के बराबर है, इजराइल से 17 गुना है, क्योंकि ये फैक्ट है इस तरीके से। तो आप इन्हें पढ़ लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछना चाहिए बट पूछा जा सकता है इस तरीके से। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ये बहुत सारे फैक्ट हैं, ये सब टाइपिंग में मैंने डाल दिए हैं। अगर मैं हर चीज को यहाँ पे समझाने लगूंगा तो समझाने के लिए नहीं है, ये जो है वो फैक्ट ही है। ओके, तो ये इस तरीके से टाइपिंग जो है वो नोट्स हैं और सारी चीजें इसमें क्लियर की गई हैं। इससे रिलेटेड ओल्ड ईयर्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन वीडियो मैं अभी बना देता हूं और वो इसी में अटैच कर देता हूं, और आप उसे देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है। ओके, और पीडीएफ जो है वो पहले लेक्चर की फ्री है, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो अपना पहला जो लेक्चर है राजस्थान की एवं स्थिति विस्तार, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है और वो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास था, और उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है उसकी लिंक जो है वो नीचे गूगल ड्राइव में आपके लिए मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अब वो जो पीडीएफ है वो करीब करीब 40 पेजेज की है। उसके लास्ट में पुरानी ईयर्स के क्वेश्चंस जो है भौगोलिक स्थिति इस तरीके से पूछे गए हैं वो सब का वहाँ पे डाले हुए हैं, तो 100 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, बट स्थिति एवं विस्तार के उसमें करीब करीब 40 के आसपास सवाल हैं। तो मैं यहाँ पे स्थिति एवं विस्तार के सवाल ही डिस्कस करा रहा हूँ, बाकी जो सवाल उसमें एक्स्ट्रा आपको लग रहे होंगे वो अगले आने वाले टॉपिक्स के हैं, यानी भौगोलिक विस्तार के हैं, नदियों के अलावा, ठीक है, इस तरीके के हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास का डिस्कशन करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम कि इस तरीके की क्लास जो है आपको ऐसे देनी चाहिए या आईपैड पे रिकॉर्ड करके बनाना चाहिए डिस्कशन वीडियो। अब डिस्कशन वीडियो में क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट के साथ में आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। अपने साथ में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सूर्य प्रकाश शर्मा, विवेक मीना, अपने यादव जी और उसके अलावा गजेंद्र जी। तो आगे से हो सकेगा तो इसी तरीके की आपकी जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से वीडियो बनाई जाएंगी। ओके, मैं पहला सवाल बोलता हूं और अपनी टीम से बोल दूंगा, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सवाल भी लगा दिया जाएगा। ओके, पहला सवाल है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः है। ओके, ये सवाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने राजस्थान का यहाँ पे मैप बनाया हुआ परमानेंट मार्कर के थ्रू। ओके, क्योंकि बार बार मैं मैप बनाने में परेशान हो जाऊंगा, तो ये पहले से बनाया हुआ है। बाकी आपको स्थिति में विस्तार में मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, उत्तरी अक्षांश एंड देशांतर बता चुका हूँ। ओके, और मैंने ज़्यादातर चीज़ें राजस्थान की स्थिति में विस्तार की जो थी वो क्लियर कर दी। अगर कुछ एक सवाल बचे होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल सुनिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिण, उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, इनके बीच की यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, लेक्चर में मैंने बताई हुई है 826 किलोमीटर है। ओके, तो ये आप याद रख लेना। और फिर बोल रहा है कि पूर्व या पश्चिम, पूर्व इधर की साइड में, पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो 869 किलोमीटर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए इसमें अंतर कितना है, 43 का इसमें अंतर हो जाएगा। यस, आप 869 में से 826 को घटाएंगे तो 43 का उसमें अंतर आ जाएगा। ओके, उसके अलावा मालवा पठार, मालवा पठार किस साइड में है आप बताइए। देखो अभी वो कराया नहीं है वैसे लेक्चर, वो आने वाला है। आपको अगला जो भौगोलिक विस्तार वाला लेक्चर आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को जो है वो पूर्णतः 2 भागों में विभाजित कर देती है, बीच में होके जा रही है अरावली पर्वतमाला इस तरीके से। ओके, और इसे 2 भागों में विभाजित कर देती है। अरावली पर्वतमाला के इधर की साइड में जिसे पश्चिमी राजस्थान बोला जाता है, वहां पे रेगिस्तान वाला क्षेत्र है और बारिश नहीं होती है। इधर वाला क्षेत्र है वहां पे पूर्वी राजस्थान बोला जाता है। और अपना ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, यहाँ पे क्या है कि पठारी भाग है पूरा का पूरा, एमपी से जो लगा हुआ है, इधर की साइड में एमपी है। लेक्चर मैंने कंप्लीट बताया था, एक बार दोबारा से पूरे राज्यों को देख लीजिए। शुरुआत कहाँ से की थी हमने, पंजाब के साथ में। पंजाब के बाद में दूसरा राज्य जो लगता है हरियाणा लगता है, उसके बाद में अपने भरतपुर से शुरू होता है यूपी और धौलपुर तक जाता है यूपी। ओके, और धौलपुर से शुरुआत होती है एमपी की सीमा की, और एमपी की सीमा जो जाती है वो अपना ये जो नीचे वाला जिला है कौन सा है, बांसवाड़ा। ऊपर की साइड में डूंगरपुर है और नीचे बांसवाड़ा है। आपको याद करने में इसमें प्रॉब्लम हो जाती होगी क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों नाम तो सुने हैं, बट ऐसे भूल जाते होंगे कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो डूबा करके आप याद रख लेंगे, तो डूंगरपुर ऊपर है, बांसवाड़ा नीचे की साइड में। ओके, तो यहाँ पे
बांसवाड़ा तक एमपी की सीमा आती है, उसके बाद में यहाँ गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है, गुजरात की सीमा चलती है अपने बाड़मेर तक। ओके, और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री है, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है मालवा का पठार किसका विस्तार है। वैसे इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं पढ़ाता हूँ कि दक्कन का पठार जो है नीचे की साइड में, भारत के मैंने 5 भाग बताए हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो बाकी फुल कोर्स आएगा तब दोबारा से बताए जाएंगे। एक तो हिमालय बताया था सबसे ऊपर की साइड में, उसके बाद में उत्तर का मैदान जो गंगा यमुना सिंधु नदियों के कारण जो मैदान बना था वो, एक आता है दक्कन का पठार जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पठार शामिल हैं इस तरीके के, जैसे अब मैं यहाँ पे भारत का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ छोटा सा। ओके, नॉट टू स्केल है, इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो ये वाला जो हिस्सा है हिमालय वाला है, यहाँ पे बीच में क्या है अपना उत्तर का मैदान है, नीचे की साइड में इस तरीके से त्रिभुजाकार आकार वाला अपना दक्कन का पठार है। पठार का मतलब मैंने बताया हुआ ऊपर उठा हुआ भाग जो समतल हो, ठीक है, उठा हुआ होता है, उसमें नॉर्मली 600 से 1 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई होती है। इधर की साइड में पश्चिमी घाट है और इधर की साइड में पूर्वी घाट है, और यहाँ पे अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर की साइड में लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पे अपना रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये अलग अलग, तो अपना जो मालवा का पठार जो अपना जो बूंदी हाड़ौती का पठार जो आता है वो इस यहाँ पे एमपी के अंदर, इस एमपी के अंदर यहाँ पे है मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। उस मालवा के पठार का हिस्सा ही कौन सा है, हाड़ौती वाला पठार उसका हिस्सा माना जाता है। ओके, तो वो ज्योग्राफिकल डिवीजन होता है, और आप जिले वगैरह ये पढ़ते हैं, ये राजनीतिक विभाजन होता है। ऐसा होता है कि बहुत सारे, हो सकता है कि यहाँ वाला जो व्यक्ति है, हो सकता है अपने धौलपुर वाला व्यक्ति जो है उसका यूपी से ज्यादा अटैचमेंट हो, लेकिन वो जो है राजनीतिक रूप से किस में जुड़ा हुआ है, राजस्थान में जुड़ा हुआ है। भौगोलिक रूप से हो सकता है वो अपने यूपी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे ही इधर की साइड में बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जैसे कि नीचे की साइड में बांसवाड़ा वाले लोग, उनका गुजरात से ज्यादा कनेक्शन होता है, बट वो राजनीतिक रूप से किस में जुड़े हुए हैं। तो कितने जिले हैं राजस्थान में, 33 जिले, और कितने संभाग है, 7 संभाग है। संभागों के नाम बता सकते हो ऊपर से। यहाँ बीकानेर है, बीकानेर के बाद में अपना जयपुर, ठीक है, उसके बाद में अपना भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर, 7 संभाग हो गए हैं। ओके, और सबसे लास्ट में जो अपना भरतपुर बना है। बाद में अगला, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। सवाल को समझ लिया, हाड़ौती के पठार में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। अब ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, दौसा, कोटा, बारा और झालावाड़। दौसा, दौसा कहाँ पड़ रहा है, यहाँ, ओके, जयपुर के पास में, जबकि इधर की साइड में कौन सा है, हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये जीके का अपना सिरोही में, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा जो होती है माउंट आबू में होती है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए दोबारा से, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताइए। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट। ओके, डिग्री और मिनट ये मैं अपने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ओके, अच्छा इसकी अब ये भी बता दीजिए, देशांतरीय स्थिति भी बता दीजिए। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक का। ओके, तो ये याद रखनी, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट तक का। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये अपना एग्जाम पूछा गया है, बहुत सारी बार पूछा गया है। राजस्थान पुलिस 2008 में पूछा गया है, जेल प्रहरी में, RS-प्री में, पटवारी में। अब ये सबसे आसान सवाल है, पूछा गया, तो अब बताइए क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ओके, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। ओके, उसके बाद में अगर बात करें राजस्थान के बारे में, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहाँ से, किस जिले से लेकर किस जिले तक है। अब पहले तो ये समझो रेड क्लिफ रेखा क्या है, अभी शायद मैंने लेक्चर में नहीं बताया। राजस्थान का मैंने सीमा बताई थी, राजस्थान की सीमाओं के बारे में बताया था कि 5 राज्यों से सीमा लग रही है, ऊपर पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और अपना गुजरात के साथ में। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है दूसरे देश के साथ में, वो देश कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, भारत जब आज़ाद होने वाला था, तब मुसलमानों ने अपने, मुस्लिम जो नेता थे उन्होंने अलग देश की मांग की थी। तो पहले तो बात को माना नहीं जा रहा था, लास्ट में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का प्लान शुरू कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही थी, लास्ट में मजबूरी में भारत को डिवाइडेशन मानना पड़ा। ठीक है, तो लास्ट में एक व्यक्ति थे सर रेड क्लिफ नाम से, ठीक है, उनको
काम दिया गया कि भाई साहब जाइए और 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा लाइन खींच दीजिए। कहाँ से कहाँ तक? अपना पंजाब वाले क्षेत्र की, राजस्थान वाले क्षेत्र की और गुजरात वाले क्षेत्र की, ठीक है। और उधर की साइड में बंगाल भी लाइन खींचनी थी। बांग्लादेश जो बन रहा था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था, उसकी भी सर रेडक्लिफ के द्वारा ही खींची जानी थी। बाकी डिवाइडेशन पहले हो चुका था 1905 में, फिर दोबारा से उसका एकीकरण कर दिया गया था, बट लाइन दोबारा से भी वहां पे खींचनी थी। ओके, तो उनके पास टाइम कम था। पहली बात तो टाइम कम था, तो उन्होंने क्या किया, घर पे बैठ के ही, ज़्यादा मतलब वहाँ वो गए नहीं, एक तरीके से वहाँ भीतर जाके नहीं गए कि लोकेशन देख के आए कि कौन सी जगह पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, कौन सी जगह पे हिंदू हैं। उन्होंने तो बस अपना एक मैप में पूरी लाइन खींच दी, इस तरीके से डिवाइड कर दो, ठीक है। बहुत बुरा विभाजन था वो अपना, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे उस त्रासदी में। ओके, तो बहुत सारे ऐसे भी घर हुए थे जिनका मतलब आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में जा रहा है, आधा हिस्सा भारत में आ रहा है, इस तरीके के बहुत सारे केस हुए थे। अगर आपने एक मूवी देखी हो, हाँ, मूवी का नाम है बेगम जान, जो है वो अपना उनकी है, विद्या बालन जी की है, तो उसमें भी इसी तरीके का केस बताया। बाकी उसमें डिवाइडेशन से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज हैं जो अपने देश के पार्टीशन पे बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे अपनी गदर मूवी है, वो पार्टीशन पे बनी हुई है, सनी देओल 2.5 किलो का हाथ लेके पहुंच जाता है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा पिंजर मूवी है, पिंजर से ही मतलब नहीं, बहुत सारी मूवीज हैं जो उस कंडीशन को दिखाती हैं कि कितना बुरा त्रासदी थी अपनी भारत की उस समय 1947 में, कितने बुरे दौर से गुजरा था भारत। क्योंकि अब उधर की साइड में जितने भी हिंदू थे उन्हें इधर आना था, मुस्लिमों के लिए भारत में सेफ था, मुस्लिमों को इतना ज़्यादा नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने गारंटी ली थी कि हम आपकी सेफ्टी रखेंगे। ओके, बाकी दंगे तो दोनों जगह ही हो रहे थे। अगर उधर की साइड से शुरुआत हो गई हिंदुओं को मारने की, काटने की, हिंदू और सिखों की, तो वापस रिटेलिएशन तो हमेशा ही होता है। ओके, ये तो निश्चित सी बात है, आप कितने भी शांत आदमी हो, लास्ट में आपको लड़ना ही पड़ता है। जब आपकी हो जाता है कि आप इससे अधिक सहन नहीं कर सकते, तो लड़ना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी उधर से, ट्रेन में भर भर के जो आती थी वो लाशें आती थी। एक अपने पंजाबी जो थे पोइट, हाँ, खुशवंत सिंह नाम के एक पोइट थे, तो उनकी एक पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसमें अपना उन्होंने नज़ारा पूरा किया है। बाकी अपने बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी, अपने पुराने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो भी पाकिस्तान के थे, और रिफ्यूजी टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में आके रिफ्यूजी रहे थे काफ़ी समय तक। ओके, चलो, बाकी जितने भी हैं यश चोपड़ा वगैरह और बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर आप जितने भी देखते हैं, सब वो रिफ्यूजी हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे उस सर रेडक्लिफ के लिए काम दिया गया था कि यहाँ पे रेखा बना दी जाए। तो अब बताइए कौन कौन से इधर की साइड में चले आ रहे हैं। सबसे ऊपर शुरू करते हैं हम एक एक करके। पहले ऊपर आ रहा है श्री गंगानगर। ओके, श्री गंगानगर के बाद में आ रहा है बीकानेर, बीकानेर के बाद में आ रहा है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आ रहा है बाड़मेर। ये 4 ही जिले आ रहे हैं जो अपने पाकिस्तान के साथ में सीमा लगा रहे हैं। और बाकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने? 1070 किलोमीटर। ओके, एमपी के साथ में कितनी बताई थी? 1600 किलोमीटर। ओके, तो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी गंगानगर से जालौर ऑप्शन गलत होगा, जालौर तक नहीं जा रही है। गंगानगर से जालौर ये गलत है, गंगानगर से बाड़मेर में, लेकिन उन्होंने जगह का लोकेशन चेंज किया है, तो ये आपको याद रखना है, गंगानगर से बाड़मेर तक का। ओके, अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत कवर करता है। बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ अपना जो आएगा, भौगोलिक विभाजन जो आएगा, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अलग अलग डिवीजन, फिर भी आप याद रख लेना, ये 60% के करीब आता है, और 60% का मतलब आता है 2/3। ओके, 61% बोलते हैं इसे करीब करीब, और 2/3 के आसपास में बोला जाता है। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? पाकिस्तान का कौन सा जिला? अब पाकिस्तान के जिले हैं, उनके नाम वो कैसे भी याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो खैरपुर, मीरपुर और बहावलपुर जो है वो पाकिस्तान के जिले हैं, वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। खैरपुर, मीरपुर और बहावलपुर। अब इसमें लायलपुर का नाम दिया है, लायलपुर जुड़ा नहीं है। 2018 में आया था। ये उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया था। ओके, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आसान सवाल है बिल्कुल ही। बाकी ज़्यादातर सवाल आसान ही है, जो पीडीएफ दी गई है उसमें से ही है, बाहर नहीं है। अब स्थिति विस्तार का जितना कराया उतने लगा, बाकी आगे आएंगे जब भौगोलिक विस्तार वाला जो चैप्टर होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके, 3-4 घंटे का लेक्चर ही होगा, तो उसके बाद डिस्कशन होगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना मुझे, देख के बताना, ठीक है। और जिन्हें आता है वो थोड़ा स्लो बोलना। ओके, जिन्हें नहीं आता है, कम आता है, वो अपना दिमाग लगा के सोचना। 4 ऑप्शन है, प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर और डूंगरपुर। सोच के बताइए किस जिले की सीमा जो है वो गुजरात से नहीं लग रही है? प्रतापगढ़,
जालौर, बाड़मेर और डूंगरपुर। ठीक है, पहले अब यहाँ मैप में देखिए कहाँ कहाँ पे अपने जिले हैं, उस हिसाब से क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ तक का मैंने बताया था कौन सा जिला राज्य आ रहा है, इधर एमपी आ रहा है, और इधर की साइड में गुजरात। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। ओके, उसके बाद में जालौर, जालौर यहाँ पड़ रहा है। ओके, और उसके अलावा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जालौर के बाद में एक ऑप्शन दिया है इसमें डूंगरपुर का, एक सेकंड में सवाल देख लेता हूँ, बाड़मेर और डूंगरपुर का। ओके, डूंगरपुर यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बाड़मेर का ऑप्शन दिया है, तो बाड़मेर यहाँ पे, बाड़मेर इस जगह तक है, अपने गुजरात से टच हो रहा है। ओके, तो कौन कौन से जिले जो यहाँ पे टच हो रहे हैं, डूंगरपुर टच हो रहा है गुजरात से, गुजरात यहाँ तक जा रहा है बाड़मेर तक, बाड़मेर हो ही रहा है, जालौर भी हो रहा है, सिरोही भी हो रहा है। ओके, डूंगरपुर भी हो रहा है, बीच में उदयपुर भी हो रहा है, यहाँ पे उदयपुर भी है, वो भी टच हो रहा है, और बांसवाड़ा भी टच हो रहा है। प्रतापगढ़ जो है वो टच नहीं हो रहा। प्रतापगढ़ किससे टच हो रहा है, एमपी से। ओके, उसके अलावा ऊपर की साइड में प्रतापगढ़ से ऊपर कौन सा जिला आता है, चित्तौड़गढ़ आता है। प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर चित्तौड़गढ़ आता है, और उन सब के ऊपर कौन सा जिला आता है, यहाँ पे भीलवाड़ा आता है। ओके, भीलवाड़ा से टच होती है, इधर की साइड में बूंदी आता है। कोटा जो है यहाँ से पार करते हुए इस साइड तक जाता है। ओके, यहाँ तक जाता है। नीचे की साइड में दो जिले हैं, ये कौन सा है, झालावाड़, और इधर की साइड में कौन सा है, बूंदी से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक जिला आता है, टोंक आता है। ठीक, टोंक के हम जैसे ही ऊपर आते हैं तो अपना कौन सा जिला आ जाता है, जयपुर जिला आ जाता है। ओके, इस तरीके से जयपुर जो है वो हरियाणा तक टच हो रहा है, उसके ऊपर की साइड में लंबाई अधिक हो जाती है। इधर की साइड में अगर आते हैं, जयपुर के जस्ट पास में ये कौन सा जिला हो जाता है, दौसा क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना भरतपुर है, ये वाला हिस्सा। ओके, और ये बचा हुआ बीच में कौन सा हो गया, अलवर हो गया। ओके, अगर इसमें से यहाँ से निकालें तो इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक हो जाता है करौली और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है सवाई माधोपुर। इधर की साइड में अगर दोबारा से जिलों को देखें कंप्लीटली, मैप क्लियर होना चाहिए, अगर मैप क्लियर नहीं तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा राजस्थान ज्योग्राफी को। ओके, मैप क्लियर अच्छे तरीके से होना चाहिए। नीचे से यहाँ से शुरू करते हैं, ये कौन सा हुआ, चित्तौड़गढ़, उसके नीचे कौन सा हुआ, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के पास में ही मैंने दो जिलों के बारे में बताया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डू बार नीचे करके। ओके, कर्क रेखा जो है वो यहाँ से गुजरती है, थोड़ा सा ऐसा डूंगरपुर, और नीचे की साइड में बांसवाड़ा से जाती है। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई जो बांसवाड़ा के अंदर होके जाती है कर्क रेखा की। बाकी कर्क रेखा हो या कोई सी भी अक्षांशी रेखा हो, काल्पनिक रेखा है, कहीं पे भी कोई रेखा खिंची हुई नहीं है। ठीक है, ये अपनी पोजीशंस ज्ञात करने के लिए जो बनाई गई हैं, जैसे आप मोबाइल में जीपीएस यूज करते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, बाकी इंडिया ने भी अपना कौन सा डेवलप कर लिया है, नाविक करके एक इंडिया ने भी डेवलप कर लिया है, अपने 7 उपग्रहों को भेजा है। तो आगे आने वाले समय पे उसका जीपीएस से भी अच्छा, बहुत सटीक जानकारी नाविक के थ्रू मिलने वाली है। एप्लीकेशन उसका आ जाएगा कुछ समय पे, और हो सकेगा तो आने वाले समय पे जीपीएस की जगह नाविक यूज किया जाने लगेगा। जीपीएस सिस्टम कहाँ का है, सीधी सी बात है, यूएसए का ही होगा, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। जीपीएस सिस्टम यूएसए का है। ओके, तो यहाँ पे अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनके ऊपर कौन सा जिला है, उदयपुर। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, और चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा मैं यहाँ उदयपुर से टच करता हुआ बता कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में उदयपुर के ऊपर की साइड में यहाँ पे कौन सा जिला है, राजसमंद, जो कि अपने भीलवाड़ा से टच हो रहा है इस तरीके से। ओके ओके, उसके बाद में अगर यहाँ बात करूँ तो एक छोटा सा जिला आता है सिरोही, और सिरोही से थोड़ा बड़ा आता है वो जालौर आता है। उसके बाद में अपना आता है बाड़मेर। ओके, और ये जैसलमेर जा ही रहा है ऊपर की साइड में। इनके बीच में यहाँ पे एक जिला निकल के आता है पाली जिला। ओके, और इधर की साइड में अगर भीलवाड़ा से और इधर की साइड से हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे अजमेर निकल के आता है। अब ये क्या है कि मैप में थोड़ा बहुत नॉट टू स्केल होने के कारण इस तरीके से हो गया, बाकी अजमेर निकल के आता है और उसकी आकृति जो है हृदय के आकार की समान होती है। ओके, बाकी यहाँ से एक बीच में, अब ये बड़े हो गए हैं मेरे ख्याल से थोड़े से, तो मैं इसे छोटे कर देता हूँ। यहाँ पे अपना एक जिला है वो जोधपुर है, काफी बड़ा जिला है। ओके, जिसका क्षेत्रफल काफी अधिक है, जोधपुर है। इधर की साइड में नागौर है। ओके, यहाँ पे अपना बीकानेर है। ऊपर की साइड में अपना श्रीगंगानगर, यहाँ पे अपना हनुमानगढ़ है। ओके, और यहाँ पे शेखावटी वाले 3 जिले आते हैं जो जयपुर से शुरू करते हैं। तो जयपुर के ऊपर आता है सीकर, झुंझुनू, और ये अपना बीकानेर से टच होता हुआ और इधर की साइड में चूरू, इस तरीके से आता है। तो ये सारे अपने जिले हो गए। बाकी कोशिश करना 32 जिलों को जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आसानी रहेगी। 33 जिलों को। ओके, 33वां जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़ बना था 2008 में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी। ओके, बाकी अभी भी नए जिले बनाने की प्रोसेस चल रही है, शायद जिले भी बनेंगे, तहसील तो बनाई जा रही है। ओके, सवाल चलते हैं। ये सवाल आपका क्लियर हुआ तो कौन सा आंसर इसमें यह निकलेगा कि कौन से राज्य की, कौन से जिले की सीमा जो प्रतापगढ़ से नहीं टच हो रही है, कौन से जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं हो रही है प्रतापगढ़ की,
जालौर की टच हो रही है, बाड़मेर की हो रही है और डूंगरपुर की भी हो रही है। ओके, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है यानी टच हो रही है? ऑप्शन है झालावाड़, सिरोही, डूंगरपुर और भरतपुर। बताइए किसकी सीमा अपने एमपी से टच हो रही है? झालावाड़, सिरोही, डूंगरपुर और भरतपुर, किसकी हो रही है? झालावाड़ की। यहाँ पे झालावाड़ एमपी से टच हो रहा है, बाकी एमपी से टच होने वाले 10 जिले हैं। ओके, शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो में बता दी, बट शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा। आप मैप बनाना सीख लो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। इधर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कोटा, कितने हुए? 1 2 3 4। कोटा के बाद में 12, फिर उसके बाद में झालावाड़, फिर यहाँ कोटा ही आ जाता है, फिर अपना भीलवाड़ा भी टच होता है 7। ओके, फिर अपना 8 ये अपना चित्तौड़गढ़, 9 अपना प्रतापगढ़ और 10 अपना कौन सा है? नीचे नीचे बांसवाड़ा। ये कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। यहाँ तक एमपी आता है। ओके, बांसवाड़ा। ओके, अगला सवाल चलते हैं इसमें से। भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला जो जाती है ये प्राचीनतम है। बाकी अब जो लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया, जैसे मैं बता रहा था उसमें, कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है जिसके तहत जो पृथ्वी जो पूरी प्लेटों में बांटी गई है। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है पृथ्वी के अंदर ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर गए हुए हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे नीचे नहीं जा पाए क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। ऊपर हम चले गए, मंगलयान तक पहुँच गए, वहाँ तक पहुँच गए, बट अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, तो अंदर के अनुमान लगाए जाते हैं, ऊपर से तरंगें भेजी जाती हैं अलग अलग तरीके की, तो उनसे अनुमान लगाए जाते हैं पृथ्वी का इंटीरियर कैसा हो। तो इंटीरियर के अलग अलग भाग निकल के आते हैं। तो ऊपर वाली जो परत है उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर। अब वो लिथोस्फीयर को हमने माना है अलग अलग प्लेटों में बना हुआ। इस तरीके से मान लीजिए आप, इस मैप को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो पृथ्वी की मैं सतह मान के चल रहा हूँ, इस तरीके से ये सतह है पृथ्वी के ऊपर वाली। ओके, तो इस सतह को माना है कि ये अलग अलग प्लेटों में डिवाइड हुई होगी। ओके, अब अलग अलग प्लेट हैं, जैसे इंडिया की प्लेट इंडियन प्लेट नाम दे दिया, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट नाम दे दिया, यूरोप और एशिया की एक ही प्लेट थी तो यूरेशियन प्लेट नाम दे दिया। ओके, तो ये प्लेट जो है लावा के ऊपर तैर रही है। नीचे की साइड में लावा माना जाता है कि नीचे की साइड में बहुत सारा लावा है और उस लावा के ऊपर ये प्लेटें जो है तैर रही हैं। अब वहां पे अंदर जो लावा है वो एक द्रव अवस्था में, पूर्ण रूप से द्रव नहीं है, गाढ़ा द्रव है, जैसे शहद होता है उस तरीके का द्रव होता है। तो उसके कारण ये प्लेटें एक दूसरे से या तो दूर जा रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही है, इस तरीके की प्रोसेस चल रही है। ऐसे ही अपना जो इंडिया था वो अफ्रीका से टच था। अफ्रीका से अलग होकर के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेटों ने चलना शुरू किया इधर की साइड में, पूरब साइड में। अब इंडिया की प्लेट जो ऊपर की साइड में चलती आई और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट आगे निकल गई। ओके, इंडिया की प्लेट आगे टकराई और किससे आगे टकराई? अपना यूरेशियन प्लेट से, जो यूरोप और एशिया वाली प्लेट थी उससे टकराई, उसके कारण हिमालय बने। अब क्या होता है, 2 प्लेटें आएंगी तो एक प्लेट नीचे धंस जाती है। जैसे नीचे धंसेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा या गड्ढा जैसे हो जाएगा, तो उस गड्ढे में आके पानी बढ़ जाता है। ठीक है, पानी बढ़ जाता है, धीरे धीरे हिमालय से नदियां निकलना शुरू होती है, नदियों के कारण मिट्टी आने लगती है, तो वो गैप था, गड्ढा जो है वो भरने लग जाता है, तो उसके कारण मैदान बन जाते हैं। और हिमालय किस लिए बना? क्योंकि वो टकराए, उसके कारण जो है हिमालय बन गया। ओके, और हिमालय का निर्माण अभी भी चल रहा है, तो इसलिए हिमालय को बोला जाता है कि नवीनतम बलित पर्वतमाला है, विश्व की नवीनतम पर्वतमाला बोला जाता है। अरावली कब बनी? एक्चुअली में अरावली की प्रोसेस तब हुई जब इंडिया वहां से अलग होके आया, अपना अफ्रीका से अलग होकर आया, तो रास्ते में उसे ज्वालामुखी उद्गारों के रूप में अरावली का जो निर्माण होने लग गया। बीच बीच में बहुत सारी जगह ऐसे निर्माण हुए जिसमें अरावली का निर्माण हो गया। तो अरावली काफी प्राचीन है। जिस समय अरावली बनी होगी उस समय हिमालय से भी ऊंची होगी काफी। ठीक है, अभी तो घट के कम हो गई, बाकी धीरे धीरे सारी पर्वतमालाएं घटती हैं। कारण क्या होता है घटने का? या तो हवा उन्हें काट देती है, या पानी काट देता है, या बर्फ काट देती है, इस तरीके से कटते रहते हैं। ओके, तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला में कौन सी है? अपनी अरावली पर्वतमाला है। ओके, बाकी आप इस तरीके से ना सोचें। अदर स्टेट वाले क्या होते हैं, राजस्थान का नाम लेते ही ये सोच लेते हैं कि राजस्थान मतलब सूखा राज्य है। अदर स्टेट वालों के दिमाग में ऐसे आ जाता है राजस्थान मतलब रेगिस्तान। ठीक है, बाकी रेगिस्तान इतना ज़्यादा है नहीं, इधर की साइड में कुछ एक जिलों में रेगिस्तान है। क्षेत्रफल ज़्यादा कवर कर रहा है। अब क्षेत्रफल इसलिए ज़्यादा कवर कर रहा है कि लोग वहाँ नहीं रहते हैं एक्चुअली में। अब जैसे जैसलमेर का क्षेत्रफल आप देखें तो 34,000 किलोमीटर के आसपास है और जनसंख्या रहती है 7 लाख, सिर्फ 7 लाख। 7 लाख तो हमारे छोटे छोटे शहरों में रहती है पूरब की मालूमात। जैसे कि अपना जयपुर है, जयपुर सिटी के अंदर ही करीब करीब 40 लाख लोग रहते हैं, करीब करीब 40 लाख लोग रहते हैं। और जैसलमेर के पूरे के अंदर ही सिर्फ 7 लाख लोग रहते हैं, और जबकि क्षेत्रफल काफी बड़ा है। केरल से तुलना करो अगर जैसलमेर का आप, तो केरल का कुल मिला के जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो 35,000 किलोमीटर के आसपास निकल के आता है। ठीक है, इसका भी काफी है, 34 या मुझे फिक्स याद नहीं है, 38 के आसपास होगा। ओके, 38,000 किलोमीटर है जैसे मान लिया।
तो केरल के आसपास में इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं? 7 लाख। और केरल में कितने लोग रह रहे हैं? 3 करोड़, उतने ही क्षेत्रफल में। तो जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से ये मानवीय भूगोल अलग से सब्जेक्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि मनुष्य कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे निवास करता है। ओके, अब उसके लिए अगर खाने के लिए खाना मिल जाए और घर के लिए अगर स्थायी जमीन मिल जाए, उपजाऊ वहां पे खेती का सिस्टम मिल जाए, पानी मिल जाए, तो मनुष्य वहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान में परिस्थितियां सम नहीं है, विषम परिस्थितियां, यहाँ पे जानवर भी बहुत कम मिलते हैं। तो रेगिस्तान का मतलब ये, राजस्थान का मतलब ये नहीं है रेगिस्तान, अगर स्टेट वाले सोचे तो। बाकी इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये अपना यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है उससे अटैच है, पूर्व के मैदान से अटैच है, भरतपुर, जयपुर, अलवर, सेम टू सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया अरावली पर्वतमाला। और हाँ, अरावली पर्वतमाला का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूस है, बीच बीच में छोटी छोटी अलग अलग पहाड़ियां बनी हुई इस तरीके। ऐसा नहीं कि एक ही पर्वतमाला है, ऐसा हिमालय के साथ भी नहीं है, किसी भी पर्वतमाला के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 किलोमीटर लंबी होती है, उसके बाद में फिर उसमें डिसकंटिन्यू आ जाती है, फिर उसके बाद में दूसरी उसकी श्रृंखला आती है। तो श्रृंखला का मतलब यही है कि एक के बाद 1, 2, 3 इस तरीके के चलते आना। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी पर्वतमाला 100 किलोमीटर तक लंबी चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद में अगला सवाल करते हैं। अच्छा, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है ये बताइए? पतंग के आकार की। पतंग के आकार की या विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार के समान। ओके, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है और ये हर इस लेवल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो ऊपर से नीचे पूछते हैं वो, या पूर्व से पश्चिम पूछते हैं। मैं 4 आपको यहाँ पे जिलों के नाम बोल रहा हूँ और उसने बोला है कि पूर्व से पश्चिम जमाइए। पूर्व इधर की साइड में हुआ, पश्चिम इधर की साइड में हुआ, तो आपको इस साइड से इस साइड में जमाते हुए चलना है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैप बनवाया था, थोड़ा बहुत आपको अनुमान लग गया होगा, फिर भी आप देखिए। मैं आपको 4 जिलों का क्रम 4 जिलों के नाम है, बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। चलो अब मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ बूंदी कहाँ पे लगाऊं मैं? यहाँ लगा दूं? ठीक है। अजमेर कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं? ठीक है, इसके ऊपर तो टोंक है, टोंक से इस साइड में अजमेर लगा दूं। नागौर कहाँ लगाऊं? यहाँ लगाऊं? ये अजमेर से टच होता हुआ है, जयपुर से भी टच होता हुआ है, तो नागौर जो है अजमेर तक टच होता है। ठीक है, सामर झील जो है वो नागौर जयपुर से टच होता है। ओके, उसके बाद में सिरोही, सिरोही है बूंदी, अजमेर, उदयपुर। उदयपुर कहाँ लगाऊं मैं? इस वाले क्षेत्र में। ओके, तो अब बताइए आप इनमें से पूर्व से पश्चिम आप कौन सा क्रम लेके चलेंगे? बताइए। पहले नंबर पे कौन सा लेंगे? बूंदी लेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा लेंगे? तीसरे नंबर पे कौन सा लेंगे? नागौर। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट नागौर जो है वो इतना ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसलमेर काफ़ी क्षेत्र को कवर कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पे जोधपुर भी आ जाता है, तो नागौर का जो है वो इस तरीके से आता है यहाँ पे, और अजमेर जो है वो इस तरीके से आता है। बाकी यहाँ से जयपुर कनेक्ट है, और उदयपुर जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो उदयपुर जो आ जाएगा वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। निश्चित पूछा जाएगा एक सवाल स्थिति एवं विस्तार में, नॉर्मल सवाल हो जाते हैं बाकी तो। अब इससे क्या है कि उसको पता चल जाता है एग्जामिनर को कि हाँ इसे जिलों की पोजीशन पता है सारे जिलों की। ओके, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा लगाता है? आसान सवाल है, थोड़ी देर पहले बताया। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ओके, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों के साथ सीमा लगाता है? धौलपुर। ओके, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ठीक है, तो मैंने लेक्चर में बता दिया, कुल 8 जिले होते हैं, उनकी ट्रिक बताई थी मैंने, नंद, राजो, अपार, बूटला, इस तरीके से। बट आप उतना भी ध्यान नहीं दें तो आप जो मैंने मैप बनाया है ना उसे आप क्लियर तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नागौर, नागौर की सीमा किसी से नहीं लग रही है। उसके बाद में दौसा, दौसा की सीमा किसी से नहीं लग रही है। राजसमंद, राजसमंद की भी किसी से नहीं लग रही है। जोधपुर, जोधपुर की भी सीमा किसी अन्य राज्य देश से नहीं लग रही है। उसके बाद अजमेर, अजमेर में बीच में भी आ रहा है। जयपुर की लग रही है ऊपर की साइड में हरियाणा से। ओके, बूंदी, बूंदी की सीमा किसी से नहीं लग रही है। पाली, पाली कहाँ पे आ रहा है अपना? इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, पाली इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, जालौर की सीमा अपने गुजरात से लग रही है। और टोंक, टोंक यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी सीमा जो है वो किसी से नहीं लग रही है। बाकी जयपुर की सीमा लग रही है, बाकी अन्य राज्यों की, अन्य जिलों की सबकी सीमा लगी हुई कहीं ना कहीं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल पे हम, 56 का मैदान कहाँ पे है? ये वाला क्षेत्र, बाकी ये अलग से भी आएंगे, बट मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे अपना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ पे 56 गांव का समूह है, 56 नदी नालों का समूह है, तो वहाँ पे 56 का बेसिन बोला जाता है। ओके,
उसके बाद में एक सवाल है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ये प्रयोगशाला सहायक 2016 का सवाल है। राज्य का उत्तर दक्षिण कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है, बोला है उन्होंने। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। सही है क्या है, देखिए उल्टा बोल दिया इसने। उत्तर दक्षिण कितना है 826 और पूर्व पश्चिम कितना है। दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है। सही है गलत है? सही। राज्य की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है। सही। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। ये भी सही है। तो पहले वाले में उल्टा बोला हुआ है उन्होंने। ओके। उसके अलावा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर जो है अपना मरुस्थल है, तो वो करीब करीब 61% पे मैंने बता दिया। ओके। ऊपरमाल का पठार कहाँ किस क्षेत्र में आता है? ऊपरमाल मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है, ये भौगोलिक उपनाम है। ओके, बहुत सारे भौगोलिक उपनाम। तो अपना ये जो आता है अपना भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में आता है और ये हाड़ौती पठार का हिस्सा आता है। ओके, इस तरीके के सवाल है। ओके, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हाँ ये सवाल ट्रिकी है, इसे आप दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें बोला हुआ है 23.5 डिग्री दिया हुआ है उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री दिया हुआ है पूर्वी देशांतर। रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिए हुए 2 जिलों के नाम दिए हैं। ठीक है, सुनो ऑप्शन सुनो। डूंगरपुर नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर धौलपुर, बांसवाड़ा जैसलमेर। दोबारा सुनिए 23.5 डिग्री और 70 डिग्री, 23.5 डिग्री और 70 डिग्री। ठीक है, धौलपुर वाला 78 17 है, ध्यान रखना। ये कौन सा है? 69 30। तो 70 डिग्री कहाँ से होके जाएगा? जैसलमेर से होके जाएगा। 23.5 डिग्री कहाँ होके जाएगी? नीचे वाला जो राज्य है, नीचे वाला जो जिला है कौन सा है अपना? बांसवाड़ा। आगे बात है समझ में? इस तरीके के बिल्कुल उस टाइप में ही पूछे जाएंगे, गहराई में नहीं पूछेंगे कि बीच में का पूछ लिया उन्होंने। बीच का आप हर बच्चा कैसे याद कर सकता है? ठीक है, अब इसलिए पूछ लिया कि 69 यहाँ पे जैसलमेर का विस्तार तो यहाँ तक है, काफी ज्यादा है, तो 70 71 72 तो अपने कम जैसलमेर में ही आ जाते हैं, तो उसने ही लेवल का पूछा गया है। ओके, आगे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए 78 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होके जा रही है? तो वो कौन से जाएगी? धौलपुर होके जाएगी, क्योंकि 78 17 जो है इसका लास्ट है। आई थिंक ये क्लियर हुआ। इस तरीके के जरूर सवाल पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो आरएस में पूछा जाता है ना, उसमें एक तो इस तरीके का सवाल और एक ये सवाल पूछा जाता है कि जिलों के नाम दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है ऊपर से नीचे जमाइए या पूर्व से पश्चिम जमाइए। इस तरीके का जरूर पूछा जाता है। इसका मतलब मैप जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर मैप क्लियर है, जैसे 2018 वाले में भी पूछा गया था आरएस में, इस तरीके से 16 वाले में पूछा गया था। नाम दे दिया जाता है जिलों का, पूर्व से पश्चिम जमाइए या ऊपर से नीचे जमाइए। ओके, उसके बाद में अगला सवाल, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% है? ओके, अब क्या है कि हर जिले का आप क्षेत्रफल याद कर नहीं सकते हो, रट नहीं सकते। 33 जिले हैं तो कितने याद कर पाओगे आप उनका? अब इसमें सवाल में ही आसानी करके दे दी उन्होंने, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का इतना % है। ओके, तो आपको निकालना कैसे? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 8 लगा लो या 7.96 जितना लगाना है, 8/100। इस तरीके से ओवरव्यू में निकाल लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। वो करीब करीब जो निकल के आ रहा है 27,244 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में निकल के आ जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र। बाकी अपना भौगोलिक वाला वो आएगा, उसमें ये क्लियर होगा। ओके, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? आरएस प्री 2003 का सवाल है, 3-4 बार बता चुका हूँ। कितना है? ये रिपीटेशन होता रहता है, 3,42,239। ठीक है, रिपीटेशन होना जरूरी है ताकि आपको याद हो जाए चीजें। कितना क्षेत्रफल में रेगिस्तान है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का? 61 या 2/3 बोल सकते हो। ओके, उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जो है अपना जैसलमेर है और सबसे छोटा जो है अपना धौलपुर है। ओके, जनसंख्या किस जिले में सबसे ज्यादा है? जयपुर। और सबसे कम?
जैसलमेर में जाएगी। ओके, जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है उसका, क्षेत्रफल जैसलमेर का। ओके, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? 5। 5। नाम बताइए कौन कौन से? गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात। पंजाब के साथ सबसे कम है, एमपी के साथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ कुल कितनी सीमा जुड़ी हुई है? 1070। और कुल कितनी होती है अंतर्राज्यीय सीमा कितनी होती है? अंतर्राज्यीय सीमा 4850। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा? ओके, राजस्थान के पश्चिम में कौन सा देश है? बहुत आसान, कौन सा देश है राजस्थान के पश्चिम में? कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। कितने जिले लग रहे हैं राजस्थान के? राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं? 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ से शुरू करो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक लग रहे हैं। ओके, बाकी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है पाकिस्तान के साथ में। जो सीमा है वो प्रॉपरली है। डिस्प्यूट जो है वो अपने गुजरात में है, गुजरात में सर क्रीक पे है। और पंजाब में भी डिस्प्यूट नहीं है, पंजाब में भी ज़्यादातर क्लियर है, वहाँ पे लाइन जो खींची गई है। और डिस्प्यूट वहाँ अपना कश्मीर वाले क्षेत्र में है। जम्मू में भी नहीं है, कश्मीर वाले में ही है। ठीक है, जम्मू जो है वो पंजाब से टच होता आता है और जम्मू में हिंदू बाहुल्य है। और जिससे ऊपर चलते जाते हैं ना, तो जम्मू जो है वो अपना उत्तर के मैदान में ही शामिल कर लिया जाता है। वहाँ पे अपनी तरह ही सर्दियाँ गर्मियाँ होती हैं, बट उससे ऊपर जब जाते हैं तो पहाड़ियाँ आने लग जाती हैं और उनके बीच में फिर घाटी आती है अपनी कश्मीर की घाटी, जिसमें अलग अलग ज़िले हैं, बारामूला, श्रीनगर, इस तरीके से अलग अलग ज़िले हैं। ओके, कश्मीर वाला तो मैं लेक्चर बना चुका हूँ 1.5-2 घंटे का, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई है, तो वो देख लेना। राजस्थान के बे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी बता दीजिए, 4 जिलों के नाम बता दीजिए। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। ओके, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी। कौन से भाग में स्थित हो रहा है? मैप में अगर देखेंगे, अगर इंडिया का मैप बनाते हैं ओके इस तरीके से, यहाँ पे नॉट टू स्केल ही रहेगा, तो राजस्थान यहाँ पे, अगर इंडिया का सेंटर यहाँ मानते हैं, नागपुर के आसपास में मानते हैं, तो इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर में और पश्चिम में। ओके, उत्तर पश्चिम में हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ओके, सबसे कम क्षेत्रफल है वो किस जिले का है? कौन सा जिला मुख्यालय शहर 72 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? 72 डिग्री और 74 के बीच में स्थित नहीं है। चलो फिर भी देखते हैं। देखो 69 यहाँ है, ओके, और 70, 71, 72, 73 और 74 यहाँ हो सकता है। ओके, इस जगह तक हो सकता है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। ओके, उसमें ऑप्शन दिए, शायद ऑप्शन के हिसाब से आप उन्हें सही कर पाओगे। डूंगरपुर हो सकता है क्या? हो सकता है, डूंगरपुर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, यहाँ तक लाइन आ रही है तो उदयपुर भी हो सकता है। उसके बाद में जालोर, जालोर भी हो सकता है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ होगा क्या? नहीं होगा, तो ये हनुमानगढ़ इसका आंसर होगा। काफी मतलब एक तरीके से ट्रिकी है, एक बार देख के ही आदमी घबरा जाएगा इस तरीके के सवाल में। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद। तो पाली जो है वो नहीं, राजसमंद के साथ में सीमा नहीं लगती है पाली की। भीलवाड़ा से भी नहीं लगती है, हाँ भीलवाड़ा से नहीं लगती है, उसमें ऑप्शन शायद गलत दिए हुए हैं। हाँ, 7 जिलों के साथ में सीमा लगती है उसकी। ओके, उसके बाद में अगला जो आकार बताने हैं आपको, चित्तौड़गढ़ का आकार कैसा है? घोड़े की नाल के जैसा है। ठीक है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का लेक्चर में मैंने सारे बता दिए हैं, घोड़े की नाल जैसा है। जैसलमेर का आकार कैसा है? अनियमित बहुभुज के जैसा है। इस तरीके से गए, इस तरीके से गए, इस तरीके से गए, इस तरीके से, और क्या बन के आ रहा है? बहुभुज बन के आता है, अनियमित है। ओके, उसके अलावा अपना टोंक का आकार कैसा है? पतंग आकार जैसा है। टोंक यहाँ पे इस तरीके से आता है, तो उसका आकार जो निकल के आता है पतंग आकार जैसा निकल के आता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, सीकर का आकार प्याले के जैसा है। सीकर जो है वो यहाँ पे है, सीकर जयपुर के जस्ट ऊपर, और उसका आकार जो है वो इस तरीके से आता है। ओके, तो सीकर का आकार है प्याले के जैसा या कटोरे के जैसा, जो भी आप मानना चाहो, अर्धचंद्र के जैसा भी बोल सकते हो। ओके, उसके बाद में अलवर जिला किस संभाग का भाग है? जयपुर। जयपुर का है। सिरोही, उदयपुर।
सिरोही, उदयपुर। उदयपुर का ध्यान करो, जोधपुर का। सिरोही जो है वो जोधपुर का हिस्सा है। ओके, सिरोही जो है वो जोधपुर का हिस्सा है। यहाँ से इस साइड से इस तरीके से आता है जो उदयपुर वाला। ओके, मैंने लेक्चर में बता दिया तो आसानी रहेगी आपको कोई पढ़ने में, अगर लेक्चर देख लिया होगा तो। ओके, उसके बाद में एक आध और सवाल पूछ के देखता हूँ इन्हीं में से। बांसवाड़ा, बहुत बड़ा उदयपुर। उदयपुर। बारा, कोटा। कोटा। टोंक, अजमेर। अजमेर। टोंक जयपुर। अजमेर में, अजमेर में। नागौर, जयपुर। नागौर भी जयपुर में ही, अजमेर में ही, अजमेर। अजमेर में ही। ओके, अच्छा ये सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर तो है जयपुर में। सीकर और चूरू जो है वो जो जयपुर जो है वो अपने सीकर, सीकर और अपना ये झुंझुनू जो है वो जयपुर में आते हैं, और अलवर भी अपने जयपुर में आता है, और दौसा भी जयपुर में ही आता है। ओके, उसके बाद में इधर की साइड में चले आते हैं अपने, बीकानेर के अंदर आता है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 4 जिले इधर की साइड में आते हैं। ओके, अजमेर में 4 आते हैं, नागौर, अजमेर, टोंक, और उसके अलावा अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भरतपुर के 4 हैं, ये आपको बताइए, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर। ओके, उसके अलावा जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय व न अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन सुन लो, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर। बूंदी की सीमा जो है वो यहाँ पे, बूंदी कोटा से ऊपर की साइड में किसी से नहीं टच करती है। टोंक की भी 8 जिले बताएंगे उस तरीके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्थिति में विस्तार वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं वो देख लिए। अब जो पीडीएफ दी गई है ना, उसमें क्या है कि आगे वाले लेक्चर्स के भी सवाल दिए गए हैं, भौगोलिक स्थितियों वाले सवाल भी दिए गए हैं, तो वो आगे वाले लेक्चर्स जैसे हो जाएंगे उसके साथ में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार रहेगा। पीडीएफ नीचे गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड